हेलो। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित अकेडमी पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अकाउंट्स की क्लासेस। अपनी फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका एक बार नेम जानना चाहूँगा आप सभी का। आपका आपका तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ओवरव्यू देख लेंगे, क्या क्या कैसे हमको इसको डील करना है, क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या सोर्सेज हमें अपनी तरफ से जो हमने रिसर्च करी है उससे हम क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, हर चीज़ समझते हुए जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे स्टिक रह के बेस्ट कैसे हो सकता है, जिसमें हमारा बुक भी आ गई, हमारा प्रेजेंट रेलेवेंस जिस हिसाब से हमें पढ़ना है। 2011 का पेपर देखेंगे जो कि बुक से बिल्कुल डिफरेंट है, तब आपको देख के लगेगा कि ये बुक कहाँ और पेपर कहाँ। तो बुक भी हम पढ़ेंगे, उसके ऑफिशियल डेफिनेशंस भी। उसके अलावा जो नई चीज़ हमें मतलब जाननी है, जैसे क्या क्या सेक्शन पॉलिटी का है, क्या कोर अकाउंट्स का है। और अकाउंट्स में आप में से किसी का बैकग्राउंड है कोई, यही मैं कहना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट में बैकग्राउंड नहीं भी है तो मुश्किल से 2 से 3 चैप्टर हैं जो अकाउंट्स के हैं, और उनमें भी इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो आप वैसे याद कर लेंगे। बाकी मेनली पॉलिटी का सेक्शन है और उसको किस तरह से हमें ऑडिट अकाउंट के चैप्टर से रिलेट करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सोर्सेज जो अवेलेबल हैं हमें वो क्या क्या हैं। तो गवर्नमेंट अकाउंट का सिलेबस, अब जैसे ये है अपना सिलेबस, पहले एक बार ये देख लेते हैं हम कि इस पीडीएफ से पढ़ने वाले हैं। मेनली हम बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, बाकी एक बार बस सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले पर्पज ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट, ये है बेसिक जो लोग कहते हैं कि भाई जो मेन अकाउंट्स का ऑडिट एंड अकाउंट्स, ये आज आपको इतनी अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कभी डाउट नहीं आएगा। पहला पर्पज ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, ऑडिट और अकाउंट्स का पर्पज क्या है, क्यों किया जाता है, क्या उसकी प्रेजेंट रेलेवेंस है। ठीक है, और अभी किस तरह से फिर हम देखेंगे 1976 में किस तरह से अलग अलग कर दिए गए जो दोनों अकाउंट्स और ऑडिट अलग अलग, पहले सेम ही जो है वो पर्सन सेम ही जो डेजिग्नेशन थी उसी से होते थे। चैप्टर 2 है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड कमर्शियल सिस्टम। अब गवर्नमेंट का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम है वो कमर्शियल से कैसे डिफरेंट है। गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, कमर्शियल में क्या जाता है, जो प्राइवेट एंटिटी वगैरह हैं उनके भी हम देख सकते हैं, बट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ही किस तरह से करती है, वो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो किस तरह से, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उधर से पैसे निकाले जाते हैं, उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। स्टेट्स का तो अभी भी कैग ही करता है। उसके अलावा आपको एक नई चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आप जो कैग की रिपोर्ट हरियाणा की आई है ना, जिस पे किसी की नज़र नहीं है, उस पर हमें नज़र डालनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे जो बेस्ट बेस्ट चीज़ है मैंने आपके लिए वो भी सेग्रीगेट कर दी है, वो भी हम देखेंगे। थर्ड चैप्टर है ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग। अब ये हिस्टोरिकल किस तरह से इवोल्व हुआ, इंग्लिश टाइम में कैसा था, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कैसा हुआ, उसके बाद 1976 में जो वोटर शेड मूवमेंट कहा जाता है कि दोनों को अलग कर दिया गया, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे डेवलप हुआ और प्रेजेंट में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 3 है ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट। चैप्टर 4 है रिलेशन ऑफ ऑडिट टू अकाउंट्स, ऑडिट और अकाउंट का क्या क्या रिलेशन है, किस तरह से सेपरेट है, किस तरह से जो ऑडिटिंग है उसके लिए अकाउंटिंग कितनी जरूरी है, और किस तरह से इन चैप्टर्स में अभी आपको रोल लग रहा है बट किस तरह से इसमें क्वेश्चन बने हैं वो भी देखेंगे, और हम डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो कैसे करेंगे। चैप्टर 5 प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलेशन एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स इन इंडिया। प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपका प्रॉपर वो आ जाता है कैग का चैप्टर, जिससे क्वेश्चन बनेंगे। और 2011 के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट कैग पे आए हुए हैं कि किस तरह से कैग जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किस तरह से कैग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये है वो चैप्टर जिसमें प्रॉपरली आपका कैग से हम कैग के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें भी पढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल अकाउंट में किस तरह से कैग का एवोल्यूशन हुआ। चैप्टर 5 ये है। चैप्टर 6 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब इंडिया में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, इसमें सारा अपना पॉलिटी आ जाता है, किस तरह से बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर्टिकल 112। उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसमें से पैसे जाते हैं। जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, उसमें से पैसे अप्रोप्रिएशन ही भी कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल करता है उधर का। बट अपने क्या है कि जो कैग है वो सारा काम होने के बाद ऑडिट करता है, सारे पैसे खर्च हो लिए, हर चीज़ हो चुकी है, अकाउंट्स बन चुके, पैसे जा चुके, प्रोजेक्ट भी पूरे हो चुके, उसके बाद क्या देखता है क्या क्या डिस्क्रिपेंसी इसमें मिली है, वो फिर रिपोर्ट अपनी देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट। हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, इसके अलावा करेंसी
करेंसी एंड रिसोर्स अरेंजमेंट, किस तरह से करेंसी का डेवलपमेंट हुआ, ये बेसिक चैप्टर है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी अगर एक आधा क्वेश्चन बनेगा तो इस चैप्टर को देख लेंगे। और ये है वर्किंग ऑफ ट्रेजरी, जिसमें हम ट्रेजरर के बारे में सब कुछ देखेंगे, जिसका एग्जाम हो रहा है वर्किंग ऑफ ट्रेजरी, और हरियाणा में जो ट्रेजरर है वो कैसे काम करता है, उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या रोल्स होते हैं। ठीक है, तो अपने को 8th चैप्टर तक ही करना है, ये चैप्टर 8 तक ही है अपना इस, और ये बुक है बहुत पुरानी, और एक इसका 5th एडिशन भी आया है, वो भी हम देखेंगे, ताकि दोनों एडिशन से हम रूबरू हो पाए। आप उसको पढ़ सकते हैं, बट उसको कंपाइल करके आपके लिए पहले ही लेक्चर बनाया गया इसी हिसाब से। देखो ये वाली तो है वो बुक जो पुरानी वाली बुक है, जिसके हिसाब से हम चैप्टर्स देखेंगे, बट इसमें ये आपकी बुक बहुत ही पुरानी बुक है, और इसका जो डेटा है, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में ऑडिट अकाउंट की बेसिक डेफिनेशन है, वो तो चेंज नहीं होगी, बट फाइनेंशियल जो सिस्टम है इंडिया का, सब कुछ चेंज हो चुका है, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो चुकी हैं। और ये बुक हमारी 1950 से भी पहले की है, ये जो इसका एडिशन है। तो इसमें जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, इसका सारा का सारा ये बुक भी आपको बैच में प्रोवाइड करवा दी गई है। जैसे चैप्टर 1 आप देखोगे, जो सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट होता है, उसके बाद अकाउंटिंग के बारे में बताया, फिर ऑडिटिंग के बारे में, सब्जेक्ट मैटर अकाउंट, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, कंपाइलेशन, ऑडिट, ऑडिटर। तो इस बुक का जो कंटेंट है वो भी आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, जो कि अलग से, मतलब इस बुक में एक तो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है ये, जैसे क्या, हाँ बुक आई है ना 5th एडिशन, ये तो वो है जो हमें ऑफिशियल दे रखी है सिलेबस में। इसके बाद 5th एडिशन आया है इसका, वो एडिशन और दिखा रहा हूँ मैं आपको, पर वो एडिशन भी पुराना ही है, वो एडिशन भी 1987 के इसके आसपास का है, उससे नया एडिशन नहीं आया है। वो यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें सोर्स नहीं मिल रहे, इस वजह से हम इन क्लासेज में हर चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे। जैसे ये वाली है, वही बुक है ये जो इसका 5th एडिशन आया है, लेटेस्ट नहीं, हाँ लेटेस्ट शायद 6th 7th भी आ चुका है, बट उसकी जो उसका कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है कहीं पर। 7th एडिशन आया है पर उसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और जो चैप्टर्स के नेम्स है ना, वो भी जो सबसे पुरानी बुक है उस हिसाब से दे रखे हैं, क्योंकि इसमें तो उसके हिसाब से, जो पुरानी बुक है उसके हिसाब से इसमें 11 चैप्टर बनते हैं। इंडेक्स ये देखो, अब जैसे हमने अभी इंडेक्स देखा ना, इसमें सबसे पहला 2nd नंबर का चैप्टर कंप्यूटर ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया है, उसमें अलग अलग क्रोनोलॉजी वाइज था। अब जैसे देखो इसमें जो ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं, ये 11 चैप्टर है। ठीक है, अगर आप ये देखो, अगर इस बुक को फॉलो करते सिलेबस होता तो चैप्टर 8 तक तो ट्रेजरी ऑपरेशन तो आता ही नहीं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भी नहीं आता। उस बुक के हिसाब से 8 चैप्टर दे रखे हैं, ये है इसका 5th एडिशन। ठीक है, आप इसकी चिंता मत करो, अभी मैं आपको लेक्चर के नोट्स जो मिलेंगे ना, उसमें हर चीज़ ही अपडेटेड मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 1987 तक का बता रखा है, इसमें 1976 में जो अलग अलग हुए वो भी इसमें बता रखा है, वो उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो उससे भी पुरानी बुक है। ठीक है, तो ये वाली बुक है, ये आपको मिल जाएगी, आप इसको रीड कर सकते हो। ऑल दो ये बुक का जो कंटेंट है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, और जो नोट्स हैं उसमें भी आपको हर चैप्टर के हिसाब से इसका कंटेंट दिया गया है। जैसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर है अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन, जो हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट, ये सारी चीज़ें अब अभी समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमने देख लिया चैप्टर 8 तक सिलेबस। अब 2011 का पेपर, आई होप आपने में से किसी ने देखा है 2011 का पेपर? अभी एक बार और देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो स्टूडेंट्स और देख लेंगे एक बार सिलेबस। चलिए देखो, अब ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब चैप्टर क्वेश्चन 1 ही दे रखा, और सबसे पहले ध्यान रखना, जब 2011 में जो पैटर्न था अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, इसमें आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं ए और बी पार्ट में। ठीक है, आपको एनी 5 ही अटेम्प्ट करने हैं इसमें, मतलब जो आई होप इस बार भी यही पैटर्न आएगा। 10 क्वेश्चन है, कोई भी 5 करने हैं, बस जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसके ए और बी दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तो हैं, हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, और 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब जैसे देखो, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल इज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये तो आपका डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये तो यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अकाउंट्स की नॉलेज हो ना हो, आप इसको अच्छे से आंसर कर सकते हो। एक पूरी की पूरी अपनी क्लास होगी जिसमें सिर्फ कैग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था कि कैग जो है पब्लिक पर्स को सेफ गार्ड करता है, कस्टोडियन पब्लिक पर्स, उसके अलावा कि जो कैग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस तरह से हैं प्रेजेंट इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में।
उसके अलावा फ्रॉड्स, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आ चुका, डिफाइन फ्रॉड, व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स कैन बी कमिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू डिटेक्ट देम। इसके अलावा ऑडिट प्रोवाइड्स अ हेल्दी सेफगार्ड। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन है बेसिक से, फर्स्ट सेकंड चैप्टर से। ऑडिट प्रोवाइड्स अ हेल्दी सेफगार्ड अगेंस्ट पब्लिक मनी गोइंग डाउन द ड्रेन। ऑडिट किस तरह से हेल्प करती है हमें, कैसे अकाउंटिंग करनी है। उसके बाद अकाउंटिंग तो कर ली, ऑडिट और अकाउंट को अलग अलग करने की जरूरत क्या पड़ी। अकाउंटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम थी, पहले जो पर्सन था वही अकाउंटिंग करता था, वही ऑडिटिंग करता था। अब इंटरनल ऑडिट, जैसे मान लो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैंने अकाउंटिंग करी, मैंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, तो क्या हम उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो, मान लो आप किसी कॉलेज ट्रिप पे गए या फिर कोई फंड पास होता है, जैसे कॉलेज वगैरह में छोटा सा फंड पास होता है। अब उस फंड को पास कराने के लिए सिग्नेचर लगते हैं। मान लो मैं डोनेशन कर रहा हूँ, कोई टेबल डोनेट कर रहा हूँ किसी लाइब्रेरी में, अब जो चेक है अगर वो तो कॉलेज के नाम पे जाएगा। अब वहाँ का कोई लीडर मेरे को आके कहता है कि भाई मैं हूँ, मेरे को आप पैसे दे दो 5,000, मैं टेबल आके दे दूंगा। हर कॉलेज में होता है ये, यही तो गवर्नमेंट में होता है। कोई भी बजट पास होता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा करंट के, कि वॉर मेमोरियल के लिए हरियाणा को जो है फंड मिला, वॉर मेमोरियल का पैसा भी हरियाणा ने खा लिया। 500% तक की डिस्क्रिपेंसी दिखी है कंपेयर टू ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में। उसके अलावा करनाल में कोई लाइब्रेरी वगैरह है, उसमें तो हर जगह फंड का मिसमैनेजमेंट हुआ है। किस वजह से? क्योंकि जो पर्सन अकाउंट करता है, अकाउंटिंग रखता है, अगर उसी को आप दे दोगे कि आप ही सब मैनेज करो, तो अकाउंटिंग में गड़बड़ी कर देगा। जैसे हॉस्टल में खाना वाना आता है मेस का, उसमें क्या करते हैं लोग, सब्जी का रेट बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो वो क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसको ऑडिट कौन करेगा? 1 साल बाद उसकी ऑडिट होगी, तब पकड़े जाएंगे, तब पता चलता है कि स्कैम हुआ 2 साल पहले और उसका पता चल रहा है 2 साल बाद, क्योंकि ऑडिटिंग तो किसी और ने करी। ठीक है, तो ऑडिटिंग हेल्दी सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। वेरियस मेथड क्या है कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये आपका डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्या क्या वेरियस मेथड है पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करने के। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन, डायरेक्ट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन का, कंपेयर टू ऑडिटर जनरल का, बजट का हम अलग लेक्चर लेंगे क्योंकि तीनों से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसको किस तरह से हम इस अकाउंट से रिलेट कर सकते हैं, ट्रेजरर का क्या क्या रोल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल रिगार्डिंग रिसोर्स अरेंजमेंट इन इंडिया, चैप्टर नंबर 7 था जो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। उस चैप्टर से क्वेश्चन यही बन सकता है कि इंडिया में जो रिसोर्स अरेंजमेंट हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, तो उस क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि एक क्वेश्चन आया वही हम आंसर कर पाएँ। ठीक है, कमर्शियल ऑडिट, अब जैसे मैंने आपको बताया था कमर्शियल ऑडिट अलग होता है, एक गवर्नमेंट ऑडिट है। अब डिफरेंस क्या क्या है कमर्शियल ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट में, इसका डिफरेंस प्रिपेयर करेंगे। अगर खाली कमर्शियल ऑडिट पे आया तो भी आंसर कर पाएंगे, डिफरेंस आया तो भी आंसर कर पाएंगे। मेन प्रिंसिपल क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स के क्या क्या मेन प्रिंसिपल है, और मेन डिवीजन अकाउंट्स के क्या क्या है। अब जैसे देखो, इंडिकेट द स्पेशल पॉइंट टू विच अटेंशन शुड बी डायरेक्टेड इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। अब जो हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 या 5, चैप्टर नंबर 4 में मेनली, उसमें जब हम देखेंगे कि ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बना रखा है कि इसी तरीके से आप ऑडिट करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑडिटिंग की पावर दे दी तो आप अपने तरीके से ऑडिटिंग करने लग जाओ। ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद जो है रिपोर्ट बनेगी पूरी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या क्या सोर्सेज हैं, ये अपना पॉलिटी का क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कोर क्वेश्चन जिसको आप कहोगे ट्रेजरी का, डिफाइन ट्रेजरी रूल्स एंड डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट ट्रेजरी एंड स्टेट ट्रेजरी। स्टेट ट्रेजरी और डायरेक्ट ट्रेजरी में क्या क्या फर्क है। अब ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 ही सबसे अलग है क्योंकि ट्रेजरर के ऑपरेशन आ जाते हैं उसमें, क्या क्या ट्रेजरी जिसके लिए एग्जाम हो रहा है उसके क्या क्या ऑपरेशन हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट, वापस क्वेश्चन आ गया। ऑडिट और अकाउंट को अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी, जो मैंने अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट विल इंक्रीज द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट, किस तरह से ऑडिट की इंडिपेंडेंस बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक तो आपने जब शेड्यूल देखा होगा तो एक तो हम जब क्लास करेंगे उसके रेलेवेंट जो भी पीवाईक्यू होगा वो डिस्कस करेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और लास्ट में पीवाईक्यू की ही पूरी रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, जिससे आपको पीवाईक्यू भी ऑन टिप्स हो जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि लिमिटेड ही क्वेश्चन बन सकते हैं इस सब्जेक्ट से, तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम। उसके अलावा आपके 3 मॉक टेस्ट भी होंगे, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, आपको देख के लग रहा होगा। अगर क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आएगा तो क्या प्रोसेस पूछ लेगा, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से पास होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे पार्लियामेंट के पास जाते हैं, उसका स्क्रूटिनी होती है, एप्रोप्रिएशन बिल वगैरह सारी चीज़ें। डिटरमाइन क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी क्लासिफाइड अंडर हेड्स ऑफ कैपिटल सेक्शन एंड रेवेन्यू सेक्शन, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं गवर्नमेंट बजटिंग की। अब ये वापिस से क्वेश्चन आ गया कैग पे एक और, कैग शुड बी वॉच डॉग एंड नॉट ब्लड हाउंड। वापिस से कैग जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा था वो इस क्वेश्चन में आ गया।
अब इस क्वेश्चन में आने का रीजन भी तो ये है ना कि एनी 5 आपको करने हैं। मान लो किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हो और उनको चाहिए ही चाहिए कि बच्चे कैग से तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कैग के नाम पे, तो इन्होंने बी ऑप्शन इसमें भी डाल दिया और दोनों की वेटेज भी सेम है, 10-10 नंबर, उनकी वेटेज सेम थी। ठीक है, तो कैग से तो आप मानो कि किसी ना किसी क्वेश्चन में एक पार्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही फाइनेंस कमीशन जो है इससे भी किसी ना किसी क्वेश्चन में एक पार्ट आएगा आएगा, वो हमको सबसे पहले टारगेट करने हैं। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इस तरह से बनती है, आर्टिकल 112 वगैरह। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा जब बजट देखेंगे तो उसमें 4-5 जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कर लेंगे। ब्रीफ नोट ऑन ऑडिट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट पे कि ऑडिट पे, और इसके अलावा जैसे 10th क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स पे भी क्वेश्चन आता है एक 55555 कि पहले से पहले 9 देख लेते हैं। 9A, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग। कमर्शियल अकाउंटिंग गवर्नमेंट अकाउंटिंग, कमर्शियल ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट, ये सारे इस तरह से इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको देख के भी समझ आ रहा होगा कि लिमिटेड ही क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, बजट पे वापस क्वेश्चन आ गया, जो मैं जैसे मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, बजट, इन पे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको टारगेट करने हैं कि इनमें तो अगर आप आंसर भी लिख रहे हो तो इसमें इतनी चीजें इनकॉर्पोरेट कर लो कि इनमें तो आपको मार्क्स अच्छी तरह फेच कर पाओ। ठीक है, अब जैसे शॉर्ट नोट्स हैं, अब शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन तो वैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे जब हम सारे चैप्टर करेंगे, पर इसमें भी आपके पास चॉइस है, जरूरी थोड़ी है कि 10th क्वेश्चन भी कंपलसरी है। अगर आपको 5 का एक्सप्लेन नहीं करना, आप ऊपर वाले चूज कर लो। ठीक है, अब जैसे करेंसी इन इंडिया है, इंडिया में करेंसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले गोल्ड के कॉइन चलते थे, सिल्वर के, उसके बाद फिएट करेंसी, फिएट मनी है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इसका एवोल्यूशन दिखाना है। ठीक है, इनिशियल अकाउंट्स, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, अकाउंट एज एन एजेंसी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑडिट जो है एक एजेंसी है फाइनेंशियल कंट्रोल की, किस तरह से, ये उसमें पढ़ लेंगे कि ऑडिट और अकाउंट को अलग क्यों किया गया, कोडिफिकेशन ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने एक बार पेपर देख लिया क्योंकि जो हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो रेलेवेंट ही पढ़ेंगे। इस बुक के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे कोई भी क्वेश्चन टारगेट नहीं होंगे। आप देखो बुक का, अभी बुक का कंटेंट भी आपको दिखाया जाएगा। जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में सब्जेक्ट मैटर अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग, कंपाइलेशन, ऑडिट, ऑडिटर, ये टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स अभी हम समझेंगे सारे के सारे। ठीक है, देखो यहाँ से सब्जेक्ट ये स्टार्ट होता है, ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, अभी बोर्ड पे समझेंगे सब्जेक्ट मैटर वगैरह। ठीक है, अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजें हैं और ये ऑफिशियल बुक की लाइनें हैं। पर ऑफिशियल बुक की लाइनें हमें मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, बाकी चैप्टर्स में इतनी हेल्प करेंगी नहीं क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बट इसमें कुछ और भी दिखाना था। बस चलो, ये हम पीडीएफ बाद में देखेंगे, पहले एक बार बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। हाँ, एक बार इसके जो 5th एडिशन है इसके इंडेक्स से भी गो थ्रू लेते हैं 1 मिनट में, ताकि, और ये जो भी बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं एप्लीकेशन पे, पुरानी वाली बुक भी, लेटेस्ट बुक भी। ठीक है, अब इसमें और देख लो, इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव ऑडिटर जनरल के बारे में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसी से एनालॉजी, मतलब चैप्टर नंबर अलग हैं बट जो कंटेंट है वो हमको 11 चैप्टर तक ही पढ़ना है। करेंसी एज रिसोर्स अरेंजमेंट, फेडरल फाइनेंस एंड फाइनेंस कमीशन, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स और इनके बीच में डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अदर अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल ऑडिट, ट्रेजरी ऑपरेशंस। ठीक है, ये इसका इंडेक्स है।
हिंदी में नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ और, अच्छा वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है बहुत सारों को, उनकी सारी प्रॉब्लम जो है हमने सोल्व कर दी है और किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पहले ही दिखा देता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं वो डाउट पूछेंगे भी। देखो हिंदी मीडियम में आप, ये बुक नहीं है, आपको इस बुक का कंटेंट ट्रांसलेटेड, उसके अलावा जो पूरे लेक्चर नोट्स हैं सारे के सारे हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और वही सेम कंटेंट जो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा वही हिंदी में मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना मन में कि हिंदी मीडियम में हमको कुछ अलग कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये तो अपने लेक्चर नोट्स हैं, पहले मैं इंग्लिश मीडियम के दिखा देता हूँ, उसके बाद हिंदी मीडियम के, और फ्लो भी बिल्कुल सेम है। ये देखो ये हैं आपके नोट्स, वो तो जैसे पढ़ने के लिए स्लाइड है, ये है नोट्स जिनको आप प्रिंट भी करवा सकते हो और उनसे पढ़ भी सकते हो। जैसे पीवाईक्यू, सबसे पहले तो कोई भी लेक्चर है उसमें पीवाईक्यू क्या पूछा गया है वो हम देखेंगे, ठीक है, वो लास्ट में देखेंगे, पर लगाया इसलिए हुआ है कि पीवाईक्यू पे आपको ध्यान देना है पूरा। अब जैसे ये है, ये ऑफिशियल बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो कंटेंट भी आपको आपके नोट्स में मिलेगा कि किसी को अगर पढ़ना है ऑफिशियल बुक में क्या लैंग्वेज है, क्योंकि सबको ये होता है कि अपने आप से तो नहीं कुछ करवा रहे अलग से कि भाई इनको ये पढ़ा दिया, हमने इतना सारा पढ़ लिया, इतना तो लिखना ही नहीं था। ऑफिशियल बुक का कंटेंट भी आपको नोट्स में ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है, डायरेक्ट बुक का, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग, कंपाइलेशन वगैरह, ये ऑफिशियल बुक चल रही है। ये जो इसका कंटेंट है, यहाँ से अपने लेक्चर नोट स्टार्ट होते हैं, जिनको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन में और जिस फ्लो में मैं पढ़ाऊंगा उसी फ्लो में ये नोट्स हैं, ठीक है। अब ये हैं 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स गवर्नमेंट के, उसमें ट्रांजेक्शन अकाउंट, अकाउंटिंग, कंपाइलेशन वगैरह, ये हैं आपके नोट्स। ये अभी हम समझेंगे जब हम पूरा, मैं समझा दूंगा, उसके बाद इस पीडीएफ को भी पूरा पढ़ेंगे। ये है, उसमें ही आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे हैं, जो प्रैक्टिस हम क्लास में भी करेंगे और एक क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं ना जो, उनको आप प्रैक्टिस कर लो और आपको देख के, जैसे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन दिस कंस्ट्रक्ट, एक्सप्लेन रोल ऑफ एन ऑडिटर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा है यार ये इसके आने की पूरी संभावना है। अब इसमें क्या हुआ, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिटर, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें आपको पूरी डिफरेंस की टेबल दे रखी है, ये आपने ध्यान रख ली तो खाली अकाउंटिंग पे क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकते हो, ऑडिटिंग पे और डिफरेंस भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको कंटेंट बस ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जरूरी है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जैसे ये फ्लो आपने देख लिया, अब आपको सेम टाइप का कंटेंट हिंदी में भी प्रोवाइड किया जा रहा है, सेम फ्लो के साथ। जैसे पीवाईक्यू डाला गया पहले, उसके बाद आपको ऑफिशियल बुक जो है, अधिकृत पुस्तक जो है उसका कंटेंट हिंदी मीडियम में, और ये जो लेक्चर नोट्स हैं वो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया सारा डिफरेंस वगैरह हर चीज़। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हिंदी मीडियम में इसमें प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है। सर ऑनलाइन डाउट्स, हाँ जी बताओ। यस सर, ओके नेहा। ऑडिट एज एन एजेंसी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल डायरेक्टली रिटर्न, ओके। कितने वर्ड्स में? वर्ड्स लगभग आपके 152, आप 200 वर्ड लिख सकते हो, बट ये है कि जिस हिसाब से आपको बुकलेट प्रोवाइड करी जाएगी उस टाइम में मेनली आपको ये उसी पैटर्न में लिखना, जिस पैटर्न में आप सिविल सर्विस के पेपर लिखते हो, लगभग 150 वर्ड्स के अराउंड। बाकी अगर आप कंटेंट ऐड करना चाहते हो तो आप वर्ड्स कुछ इंक्रीज भी कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक बार ये बता देना मुझे कि बैकग्राउंड ठीक है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता देना और आप लोग भी ये देख लेना क्लियरली विजिबल है क्या। क्लास नोट्स पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो, इसी हिसाब से ही बनाए हुए हैं कि आप रिलाई कर पाएँ। और उसके साथ साथ जब आप क्लास ओवर हो तो एक बार ऑफिशियल बुक से गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपकी टेंशन नहीं मिट जाए। इतनी ज़्यादा तो पेज ही नहीं है, 50-60 पेज हैं टोटल। एक बार गो थ्रू हो जाओ कि अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ है और हमने क्या पढ़ा है। बैकग्राउंड ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स, अकाउंट्स को पढ़ने से पहले हमें कई चीज़ें, 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो क्या देखना है, ट्रांजैक्शन।
ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, मान लो आप जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, वो शॉपकीपर है, जो मेन शॉपकीपर है ना वो नहीं है, उसका जो हेल्पर है वो बैठा है शॉप पे, आप सामान लेने गए, ठीक है, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, वो हेल्पर है, उसको कोई लोड नहीं है कि कहाँ नोट करना है कहाँ नहीं क्या है, उसने आपको सामान दे दिया, और हो सकता है उसने 10 रुपये अपनी जेब में भी रख लिए, आपको कुछ नहीं पता क्योंकि आप पीछे से हो ही नहीं, ठीक है। अब मान लो दो चीज़ होती हैं, एक शॉपकीपर है, अब एक शॉपकीपर है, या तो उस आपने उसको सामान दिया, मतलब उसने आपको सामान दिया, आपने उसको पैसे दिए, ऐसे करते करते उसने 1 महीने तक वो लेता रहा, ठीक है, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, 1 महीने तक लेता रहा, और जो सामान कम हुआ वो सामान उसने बाहर से मंगवाया, तो सामान भी उसकी दुकान पे जो सामान है, मान लो उसने 1000-2000 रुपये का सामान बेचा, अब जो सामान बेचा है वो वापस भी तो रिफिल करना पड़ेगा बाहर से मंगवा के, तो उसने बाहर से सामान भी मंगवाया, खुद भी बेचा, 1 महीने बाद उसको ये पता चला, उसको ऐसा लगा कि यार ये दुकान जो मैं चला रहा हूँ उसने नई नई स्टार्ट करी है, भाई मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये उसने 1 महीने बाद सोचा, और 1 महीने का उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास क्या है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस हैं, क्या क्या उसने ट्रांजैक्शन करी, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन है उसके पास कि भाई ट्रांजैक्शन, और इनका भी क्या है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फर्स्ट मंथ तो उसको ये भी पता नहीं चला कि भाई मैंने कितना तो सामान बेचा, कितने रुपए का सामान आया, मैंने क्या प्रॉफिट किया, सिर्फ ट्रांजैक्शंस हैं, और ट्रांजैक्शंस क्या है, दिया और लिया, कोई डायरी वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं किया उसने, ठीक है। अब मैंने आपके लिए इमेजेस से याद करवाने के लिए जो चीज़ बनाई है वो, और आप देखो एक बार, उससे आप हमेशा उस इमेज को देखते ही आपके मन में एनालॉजी आ जाएगी जो आपको हमेशा याद रखने में हेल्प करेगी। देखो ये है शॉपकीपर जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। फर्स्ट मंथ मैं इधर लिख देता हूँ, इधर ये है, इधर ये लिख देता हूँ, ताकि आपको दिमाग में क्लैरिटी रहे कि शॉपकीपर के एग्जांपल से हमने ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग समझी थी, ठीक है। ये शॉपकीपर है, ये दुकानें नॉर्मल चलती हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये हर पर्सन ने देख रखा होगा, ये वही खाते होते थे पहले के जमाने में, ठीक है। अब ये खाते क्या होते थे, यही है, क्या है, रिकॉर्ड रख रखा, जैसे आपने जब भी देखा होगा ना, इस तरह से होते थे बही खाते, और इनमें लोग क्या लिखते थे, किसको कितना उधार दिया, किसको कितना नहीं दिया। अब मान लो पहले तो हमने देखा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, फैक्ट्स, फैक्ट मतलब खाली बात है, फैक्ट है, उसको कहीं पे भी नोट डाउन नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद लोगों ने सोचा भाई इससे तो हमें पता ही नहीं कि प्रॉफिट कितना हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्या हमने शॉप में सेल करी, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि क्या स्टॉक में है क्या नहीं है। किसी चीज की उसने 10 यूनिट्स मंगवाई थी, अब वो जो 10 यूनिट्स थी उसमें से 8 यूनिट उसने सेल कर दी, पर उसको अभी तक ये नहीं पता कि अगर मान लो कोई और आ गया 5 यूनिट्स का ऑर्डर लेके, तो उसके पास है ही नहीं, उसने कुछ भी नोट नहीं किया था। अब अकाउंटिंग, ये ट्रांजेक्शन हमने देख ली कि ट्रांजेक्शन होती है नॉर्मल, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो शॉप लॉस में चली जाएगी, अब इन्होंने सोचा भाई अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन में भी 3 चीज आती हैं, एक तो आपने कलेक्ट किया डाटा, भाई नॉर्मल आपने कलेक्ट किया, जैसे कि इसमें आपने कलेक्ट कर रखा है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह है जिधर सारी दिन की चीज लिख रखी है। दिन में अगर आपने 20 आइटम सेल किए तो 20 के 20 आइटम सेल की वैल्यू लिख रखी है, क्या सेल किया, कैसे सेल किया, कितने रुपए में किया, वो नहीं बना रखा। ये तो होगा कलेक्ट, डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसको क्लासीफाई, क्लासीफाई कैसे, क्लासीफाई की जब भी बात आएगी तब क्या बनेगी, टेबल बनेगी, एक टेबल बनेगी हमेशा। उस टेबल में सबसे पहले क्या होगा, क्या सामान आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेम, अगर मान लो आपको कस्टमर से रिलेशन बनाने हैं तो कस्टमर आया, उसका नेम, उसके अलावा क्या आपने सेल किया, उसका प्राइस क्या था, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये हो गया क्लासीफाई। कैसे, ये जो है ना, ये नॉर्मल नोट किया, इसके बाद ये चीजें आपने क्लासीफाई करी कि क्या चीज थी क्या नहीं थी, उसको अलग से क्लासीफाई किया, ये होता है क्लासीफाई, ठीक है। इसको कंपाइल भी करोगे आप डाटा को, क्लासीफाई कंपाइल एक ही बात आप कह सकते हो, क्लासीफाई करके कंपाइल ही किया है आपने।
ठीक है। उसके बाद ये चीजें आपने कर ली। अब आता है आपके पास जो दुकान का मेन ओनर था, मान लो कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है, फ्रेंचाइजी वाले ने सारी चीजें मेंटेन करी। अब आता है ओनर 1 मंथ बाद, वो कहता है हाँ भाई क्या किया आप पिछले महीने वो दिखाओ। तो यहाँ क्या आती है, कलेक्ट, क्लासीफाई और रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग या आप इसको कह सकते हो समराइज, समरी। तो ये 3 फेजेस में कलेक्ट किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया। अब गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में आप सोचो तो क्या होता है भाई, गवर्नमेंट है, 10 डिपार्टमेंट का डाटा है, सबका एक तो डाटा है, उसके बाद डाटा को क्लासीफाई किया, कितने कितनी ट्रांजेक्शन हुई ये नोट करी, उसके बाद जाके वो रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग, अभी तो ऑडिटिंग की बात ही नहीं आई, अभी तो खाली अकाउंटिंग चल रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको शॉपकीपर से ध्यान रखनी है भाई, अकाउंट्स किस तरह से इसने मेंटेन किए। सर करंट अफेयर्स से एग्जाम्पल भी करवाएंगे। अब बिल्कुल करंट अफेयर आपके लिए इनकॉर्पोरेटेड है, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको आज की क्लास में एक तो इन्फॉर्मेशन गिविंग रहेगी, तो पढ़ना ही है, पहला चैप्टर वैसे भी छोटा है, और एक इन्फॉर्मेशन की आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि आपका अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी आप आगे पढ़ पाओगे। अब करंट के एग्जाम्पल कैसे हैं, ये है जो आपको मेनली मिलेगा, मतलब द सेंस की पढ़ाया जाएगा। और आज के जैसे ये तो हमारा समझने वाला है, ये है जो भी करंट की चीजें हैं वो आपके लिए इनकॉर्पोरेट करी गई हैं इसमें ही। एआई ऑडिट वगैरह सारी लेटेस्ट न्यूज़ ये भी हम आज ही देखेंगे किस तरह से करंट को इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे हर चीज़ में। जैसे कैग, एआई ड्रिवन, किस तरह से एआई ड्रिवन जो है रिसर्चेस करनी चालू कर दी, ऑडिट करनी चालू कर दी है, मतलब क्लाउड लेवल पे, कि अगर कोई मिनिस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी, मतलब वो जो कमर्शियल अकाउंटिंग के पार्ट में आता है, मान लो कोई गवर्नमेंट है, उसका बेसिक ओवरव्यू जो एआई ऑडिट से ले सकते हैं वो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडिटिंग काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि हर मतलब कोडिंग ही इतनी आसान हो गई है कि आप अकाउंटिंग के प्लस माइनस सारी चीज़ें उनसे बेसिक एक ओवरव्यू ले सकते हो। तो एआई ड्रिवन फोरेंसिक ऑडिट्स चालू कर दिया डिजिटल गवर्नेंस को पुश देते हुए, एआईएमएल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन और ज़्यादा जो है अच्छी तरह ऑडिट करने में और फास्टर ऑडिट करने में हेल्प करेगा। लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग के लिए भी नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट ही मिलेंगी, साथ साथ इस चीज़ की आप चिंता मत करो, आपको पढ़ाई भी जाएंगे, बस थोड़ा सा आप सब्र रखो। तो हमने ये बेसिक तो देख लिया खाली अकाउंट्स का। इसके आगे चलिए, तो ये हमने देखा था बेसिक, कलेक्ट किया, क्लासिफाई किया। अब इस चीज से एक बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट। अब जो भी आपने अकाउंट्स बनाए, ये आपने जब भी मतलब कॉमर्स के किसी भी स्टूडेंट को देखा होगा तो कभी भी देखा होगा कि उसकी किताब में टेबल्स बनी रहती हैं अकाउंट्स की। ठीक है, उसमें सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब ये जो नेम, सेल, प्राइस, क्वांटिटी है, ये इसने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब इसको कम से कम इनको जोड़ के तो पता चलेगा कि भाई मैंने कितना तो इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितनी मेरी अर्निंग हुई, इस चीज का इसको कम से कम पता चलेगा। प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग, कितनी इन्वेस्टमेंट करी, कितनी अर्निंग करी, मैं प्रॉफिट कर भी रहा हूं या नहीं, या मुझे चेंज करने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजी का, किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस में हो सकता है। तो अकाउंट्स की ये बेसिक चीज। इससे पहले हमने ट्रांजेक्शन पढ़ा था, ट्रांजेक्शन क्या था, खाली फैक्ट्स थे, बस रिकॉर्ड कर लिए, उसको अकाउंट्स की फॉर्म में नहीं लेके आए। अब ये है अकाउंट्स, क्लासीफाई, कलेक्ट, समरी। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इस चीज के बारे में ये समझो कि मान लो उसने पर्सन ने अकाउंट्स प्रिपेयर
किए, खुद नहीं, ठीक है, शॉपकीपर ने खुद ही अकाउंट्स प्रिपेयर किए। अब इसने ये सोचा कि भाई मैं खुद तो देखूं मेरे अकाउंट्स में क्या क्या है। अगर मान लो उसकी खुद की दुकान हुई तो क्या उसको एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत है क्या? खुद की अगर मेरी शॉप है, किसी भी कोई पर्सन खुद के पैसे से खुद की शॉप खोल रहा है, उसको तो आप सोचो एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही इतना परेशान है कि भाई मैं अपने लिए तो कमा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए, मेरे को कौन देखने आएगा। एक्सटर्नल ऑडिट कैसे हो सकती है? उसी शॉप पे कोई और है, मान लो फ्रेंचाइजी ले रखी है, वर्कर है, वो अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, तो ऑडिट की जरूरत है कि भाई उसने कुछ गलत तो नहीं किया है। इंटरनल ऑडिट क्या होती है? जो ये शॉपकीपर है, इसने रिकॉर्ड बनाया, इसने खुद ही चेक कर लिया, इंटरनल ऑडिट है, मैंने खुद ही बनाया, खुद ही चेक कर लिया। एक्सटर्नल ऑडिट कब? जब इसको, जो इसका मेन ओनर है, उसको रिपोर्ट देनी हो। तो अगर आप देखोगे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और समरी, तो अगर इंटरनल ऑडिट है उसमें समरी का फेज इस तरह से नहीं है कि अगर खुद ही ओनर है अगर, तो उसको समरी खुद को क्या, वो अकाउंट से देख के पता लगा लेगा। पर अगर कोई बाहर का ऑडिट करने आता है तो उसको पूरी समरी देनी पड़ेगी। वो आपके इधर उधर के उतले पुतले अकाउंट्स नहीं देखने वाला, उसको पूरी समरी दो, वो समरी को ऑडिट करेगा, उसके बाद बताएगा कि क्या क्या इसमें चीजें मतलब सही नहीं है, कौन कौन सी चीजें, और किस तरह से जो आपने अकाउंटिंग करी है वो अकाउंटिंग का प्रोसेस भी ठीक है या नहीं, या फिर जो आपने डाटा रिकॉर्ड की है वो ऑफिशियली ठीक है या नहीं। मान लो आपने किसी चीज का प्राइस था 10 रुपए, आपने वो पूरे महीने 20 रुपए में सेल करी, आपका तो कुछ नहीं गया, पर जो फ्रेंचाइजी है उसका नुकसान हुआ, उससे फेथ लोगों का हट गया कि हर जगह 10 की मिल रही है, आप 20 की दे रहे हो। तो ये चीजें नॉर्मल बेसिक बेसिक अकाउंट्स की हर चीजें ये ऑडिट में आएंगी। नहीं, जैसे ये कंपाइलेशन हो गया, समरी में ये आया कि अगर नेम, सेल, प्राइस, क्वांटिटी, ये पर्सन का ये तो डाटा हुआ, ये पर्सन का डाटा हुआ। अब समरी में क्या होगा? समरी में जब आप दोगे तो अगर आपको अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करनी है तो आप उसे नेम का कॉलम हटाओगे, आप ये करोगे ये चीज सेल हुई, मान लो ये तो आपने अकाउंट्स बनाए, अब इसमें इसका नहीं फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि मान लो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, उसकी ऑडिट अलग होगी, किसी कंपनी की ऑडिट अलग होगी, उसमें क्या क्या आप कॉलम डाल सकते हो, इनको क्या कहते हैं? हेड्स कहते हैं, बात आप ध्यान रखना, हेड्स, ये होते हैं हेड्स। और इनका फिक्स फॉर्मेट क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस मिनिस्ट्री, मान लो कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जिसका, हाँ बिल्कुल वेरी करता है, और उसकी आपको चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको, हमें तो फॉर्मेट का काम ही नहीं है, हमें तो बस 3 चीज याद रखनी है, ये चीज आपको बिल्कुल ये ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है अकाउंट्स पे, अगर कुछ डिफाइन करना है, तो अकाउंट 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, और कलेक्शन को आप क्या भी लिख सकते हो, जो ट्रांजेक्शन होंगी, जो ट्रांजैक्शंस होंगी, उसके बाद उनको क्लासिफाई करोगे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाओगे। अब रिपोर्ट में क्या होगा? मान लो कोई बाहर से आया, उसको रिपोर्ट की ऑडिट करनी है, उसको कोई मतलब नहीं है किसने क्या खरीदा, आपने कितना बेचा और आपके पास कितना स्टॉक था, सेल, और इधर में लिखा था स्टॉक, कितना स्टॉक था और कितना आपका मार्जिन आया, सेल कितना किया, स्टॉक कितना था, मार्जिन कितना आया, ये सारी चीजें वो देखेगा, और इसमें पता करेगा कि जो आपने सेलिंग वैल्यू, मतलब इसमें 2 चीज और आ जाती हैं, क्या क्या, कॉस्ट प्राइस भी आ जाता है इसमें, सेल के पहले सीपी, कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू डिसाइडेड थी, जितने में आना चाहिए था। मतलब आपको अगर किसी पुल के स्कैम का पता चला, तो पुल का स्कैम जब पता चलेगा ना, तब आपको ये पता चलेगा कि इसके लिए फंड कितना अलोकेट किया गया था। अगर उसके लिए 100 करोड़ फंड अलोकेट किया गया था, और आपको देखने को मिलता है कि काम तो सिर्फ 20 करोड़ का हुआ है, तो आपको स्कैम कैसे पता चला? जब आपको इनिशियल वैल्यू पता है कि अलोकेट कितना किया गया था। अगर आपको कहते हैं 20 करोड़ में पुल बन गया, आप ये कह ही नहीं सकते कि आपने चोरी करी है, ठीक है। जब आपको ये पता चलेगा कि कितना अलोकेट किया गया था, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो ये है मेनली अकाउंट्स। अब अकाउंट्स देख लिया है, अब देखते हैं ऑडिटिंग के बारे में। अब जैसे एक एग्जांपल और आप ले सकते हो, तो
एक चीज और आपको समझनी है इसमें, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन इसको समझने के लिए आप इस चीज को देखो। ये एक फैमिली है, ठीक है, 3 पर्सन्स हैं, ये फैमिली का हेड है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंड मैनेज करने की, ठीक है। अब ये देखना चाहता है कि कितना खर्चा मेरे घर में हो रहा है और कितना खर्चा मतलब किस हिसाब से मेरा बजट बनेगा और कितना मतलब मेरी जो सैलरी है उसमें से कितनी मेरी सेविंग होगी। इसने तीनों को कह दिया 1 मंथ के लिए कि आप जो जो कर रहे हो ना, जो जो आप कर रहे हो, बस ये लिख लो कि आपने इस दिन ये किया, मतलब जहाँ जहाँ आप खर्च कर रहे हो। तो इन्होंने, इसने खुद का भी किया, इन दोनों ने भी किया, अपना जो भी खर्चा है वो लिख लिया, ठीक है। अब ये देखता है, अब ये रोज रोज तो रोज का ये थोड़ी देखेगा कि आज कितना खर्चा हुआ बैठ के, ये देखता है 1 मंथ बाद कि क्या मेरी सैलरी है। सबसे पहले तो बेस वैल्यू, सबसे पहले तो बेस वैल्यू होगी। मान लो बेस सैलरी, मान लो क्या इसकी बेस सैलरी है, ठीक है, मान लो इसकी बेस सैलरी है 50,000, ठीक है। इन्होंने तीनों को कह दिया, इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, आप लोग बताओ, क्या इन्होंने क्या दिया इसको, क्या चीज प्रोवाइड करी, इन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करें बस। इस ये जो टर्म है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो टर्म है ये ऑफिशियल जो हमारी बुक है उसके पहले चैप्टर में इन चीजों का मतलब आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। इन्होंने इसको ट्रांजैक्शन प्रोवाइड किया। ट्रांजैक्शन क्या है, एक तरीके से खाली फैक्ट है, एक चीज बता दी भाई मैंने 10 रुपए खर्चे, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने इनको ट्रांजैक्शन दे दी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 10 रुपए फैक्ट दिया है ना। अब मान लो जब मैंने आपको बही खाता दिखाया था उसमें जिसका उधार है उसका नाम तो लिखा रहेगा। अब जैसे 10 रुपए किसको दिए, ये भी मतलब किस चीज में खर्चे, मान लो इसने चिप्स में खर्चे, ठीक है, ये चीज भी इसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बट वो अलग अलग करके नहीं बता रहा। नहीं मतलब हम समझ रहे हैं इस चीज को, किस दुकान से खरीदे ये तो मैटर ही नहीं है। अब जैसे आप एक घर के देखो, मैंने फोटो ये भी इसलिए लगा रखी है, किस दुकान से खरीदे, इस पर्सन को क्या मतलब उससे, ठीक है, ये अपनी खुद की पर्सनल अकाउंटिंग कर रहा है तो इसको मतलब नहीं है। बट अगर आप गवर्नमेंट की अकाउंटिंग करोगे तो कहाँ से खरीदे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अगर मान लो ऑडिट में फ्रॉड पाया गया तो उसी जहाँ से आपने परचेज किया उसको तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। ये यही तो जैसे सर पूछ रहे थे कि क्या ये फॉर्मेट सेम होता है समरी का, नहीं। इस ये जो अपनी समरी का फॉर्मेट बनाएगा ना, अगर इसको मान लो अपने ग्रैंड मतलब अपने पिताजी को भी देनी है इस पर्सन को, तो इस समरी के फॉर्मेट में ये थोड़ी होगा कि उसने कहाँ से खरीदा, ठीक है। और बट गवर्नमेंट होगी उसमें हेड होगा प्रॉपर, कहाँ से उसने परचेज किया, कितने रुपए में परचेज किया। नहीं, ये सैलरी में से आए, बेस सैलरी में से। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई कंटेक्स्ट नहीं है कैसे आए। इसने अपनी सैलरी है, किसी को जो भी लेना है ना इससे ले लो, डायरेक्ट ले लो, ये कुछ नहीं पूछ रहा कहाँ खर्च कर रहे हो, ये सारा अपना नोट करो, लास्ट में देखेगा ये, ठीक है। ये मैं आपको इतना बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाइलेशन क्या होता है। ट्रांजेक्शन हुई, अब इसने क्या किया, 1 मंथ एंड पे इसने डाटा कंपाइल किया, बोला अपनी सारी चीजें लेके आओ, इन्होंने 20 चीज 30 चीज नोट कर रखी थी भाई आज ये खर्चा हुआ। उसके बाद ये बनाएगा कि क्या तो चीज थी, कितना खर्चा हुआ उस चीज पे। उसके बाद मान लो वैल्यू आती है 20,000, तो खर्चा हो गया चार तीनों का मिला के, ठीक है। अब इसको पता चला कि भाई मेरी सैलरी में से 30,000 बच पा रहे हैं, तो अब ये 30,000 पे क्या बेनिफिट होगा इस कंपाइलेशन का, ये अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएगा। पता चला कि इसकी 10,000 की तो महीने की ईएमआई आती है, ठीक है। आगे इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इसको पैसे सेव करने हैं, इसको भी पता चला भाई 30,000 मेरे इस महीने बचे हैं पैसे। अगर मान लो ये ट्रांजेक्शन नहीं होती, कोई हिसाब नहीं लिया जाता, इसके पास बचते 15,000 रुपए, तो इसको आप क्या कहते हैं कि भाई इसको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों, 15,000 रुपए इसके पास बचे, ये अपना माथा पकड़ लेता है, यार इतना खर्चा हो गया। अब हुआ कहाँ पे, क्या मिनिमाइज किया जा सकता है खर्चा। मान लो एक बच्चा है वो रोज फास्ट फूड खा रहा है, पिता को तो पता नहीं, वो काम करेगा या ये देखेगा, पर उसको पता चलता है यार फास्ट फूड में इतना पैसे पैसे चले गए। अब एक तो नुकसानदायक है वो चीज़, इसको रोका जा सकता है, तो फास्ट फूड में पैसे चले गए तो उसको पता चलेगा, आगे से वो पैसे कम हो जाएंगे। पर अगर इसको डायरेक्ट 15,000 रुपये महीने के एंड में मिलेंगे तो सोचेगा भाई कैसे हुए ये, कुछ नहीं पता, क्योंकि इसने ना तो ट्रांजेक्शन रखा, ना रिकॉर्ड कीपिंग करी, ना अकाउंट्स रखे, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगले महीने से सोचेगा। तो ये है कंपाइलेशन, इसने कंपाइल किया जब डाटा तो इसको ये बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड में मतलब इसके साथ रिलेशन में इस फोटो को और देखो, इस फोटो को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, ये डॉक्टर के पास गया हुआ है पर्सन,
ये जो गया हुआ है ना, ये डॉक्टर के पास गया हुआ है अपनी जो ईयरली विजिट होती है ना डॉक्टर विजिट, उसके पास। अब ये तीनों एग्जांपल अगर किस किस तरह हैं ताकि आप सारे डायमेंशन समझ पाओ, क्योंकि यही चीज़ है जो थोड़ी अलग है। बाकी तो कैग में जब पढ़ाऊंगा तो आप मुझे दो चीज़ बता सकते हैं, क्यों आपने वो पढ़ रखा है, बेसिक चीज़ है, बट ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो किसी भी आंसर में आप इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। और इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से अगर एक या दो क्वेश्चन आए तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जो कंटेंट है वो तो आप याद भी कर सकते हो, बट एक बार समझ लिया ना तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है, ये ऑफिशियल अपनी विजिट के पास विजिट के लिए जाता है। देखो, ये अपनी ऑफिशियल विजिट के लिए जाता है, इसको आप बोलो ऑडिट। अगर आप इसको ऑडिट बोलो, ऑडिट में बाद में समझाऊंगा, पहले मैं ये समझाता हूं। अगर ये इसके पास गया तो हेल्थ चेकअप हुआ और ये हुआ उसका ईयरली, डॉक्टर ने इसको दवाई लिख दी, जैसे डॉक्टर हमें दवाई लिख देता है 15 दिन की, 1 महीने की दवाई लिख दी। 1 महीने की दवाई लिखने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा थोड़ी डॉक्टर हमारे सिर पर रोज बैठा है। 1 महीने के बाद जाते हैं, तब वो ये देखता है कि डॉक्टर ने, कि आपने मेरी मेडिकेशन कितनी फॉलो करी, किस हिसाब से उस मेडिकेशन से आपको रिजल्ट आया। अगर रिजल्ट नहीं आया तो किससे वो मेडिकेशन चेंज करे। तो 1 महीने बाद, इसका समझाने की का मतलब, इस फोटो का मतलब ये है कि ऑडिटिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ऑडिटिंग एक इंटरवल के बाद होती है, मान लो 6 मंथ, 1 ईयर, एक इंटरवल के बाद होगी। अगर मान लो डॉक्टर का केस है तो हर मंथ ऑडिटिंग की जरूरत है आपको। तो ऑडिटिंग क्या फिक्स है? नहीं, ऑडिटिंग जो काम है, प्रोसेस है, उसके हिसाब से ऑडिटिंग वेरी करती है। और इसको सिर्फ आप अकाउंट्स गवर्नमेंट के हिसाब से मत देखो, इसलिए मैं तीनों अलग अलग फोटो लेके आया हूँ कि ये अपनी जनरल लाइफ में भी है, जो हम करते हैं वो नॉर्मल लाइफ में डेली यही कर रहे हैं। तो ये ऑडिट है एक तरीके से, क्या आपने फॉलो किया और क्या आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है। तो ये हेल्थ चेकअप ईयरली, क्वार्टर, उसके अलावा मंथली। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वेरी कर सकती है। तो अगर मैं इसको इरेज करके सिर्फ लिख दूं कि वेरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑडिट होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ऑडिट इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑडिट कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता। ठीक है। अब ऑडिट की क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये और चारों चीज आपको याद रखनी है। ऑडिट, ठीक है। अगर आप ये बोलो कि ऑडिट, सबसे पहले तो फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ को चेकअप करता है। उसके अलावा जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है आपके पास, डेटा, ये डेटा ऑथेंटिक, डेटा आपके पास जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो डाटा की क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है। अब डाटा की ऑथेंटिसिटी के साथ एक चीज और आती है, एक्यूरेसी। डाटा की एक्यूरेसी है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जब आप देखोगे तो जो फेयर रिप्रेजेंटेशन है, फेयर रिप्रेजेंटेशन डाटा की दी जा रही है नहीं दी जा रही है। ये कुछ चीजें हैं जो ऑडिट में हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है।
और उसके अलावा ऑडिट रेगुलर है या नहीं है, ऑडिट रेगुलर है या नहीं है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है, रेगुलरिटी है या नहीं है ऑडिट में। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो ऑडिट में हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जो मैंने तीन चीज लिखी, फाइनेंशियल हेल्थ, डाटा, ये क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑडिट, आप कह सकते हो ऑडिट किसको इंश्योर करती है, फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करती है। बट ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन आपको होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज हो प्रोप्राइटी, जहां से वो डाटा वगैरह आ रहा है, जहां से चीज आ रही है वो ऑथेंटिक है नहीं और उसका मेंशन किया गया है नहीं किया गया है, ठीक है। अब ये ऑडिट हो गई। अब अगर आप इसको अपने गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट, प्रोप्राइटी मीन्स मतलब जैसे जहां से, जो मैंने आपको बताया कि जहां से आपने कंपाइल किया, मान लो कहीं से आपने चीज खरीदी, वो चीज आपने वहां जहां से खरीदी उसको मेंशन कर रखा है नहीं, और वो जो सोर्स है उसको ऑथेंटिकली मेंशन कर रखा है नहीं। जैसे ये नहीं कहते कि मान लो प्रोप्राइटर मैं हूं, मान लो किसी शॉप का, तो भाई मैं ओनर हूं, मैं यहाँ से चीज वो जा रही है, मतलब यहाँ से सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो हो रही है, ठीक है। तो फेयर रिप्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी, रेगुलरिटी, प्रोप्राइटी, रेगुलर है या नहीं, ये चीज ऑडिट की। अब अगर आप इसको गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करो तो एक फ्लो चार्ट आपको बिल्कुल बनाना है, वो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। वो फ्लो चार्ट आप जहां हो सके उसको इनकॉर्पोरेट करना कि मेन चीज क्या है उसकी। तीन चीज जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं ऑडिट की, जैसे हमने अभी जनरल बात करी, अब ऑडिट किस तरह से, मान लो सबसे पहले तो कौन आता है, पब्लिक आती है, सबसे पहले पब्लिक आती है। क्यों, जो टैक्स दिया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, सबसे मेन तो वही है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो पब्लिक क्या है, अल्टीमेट है, और अल्टीमेट किस तरह से, मान लो कोई टैक्स जो है प्रोवाइड कर रही है, टैक्स दे रही है पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक ने अपना टैक्स दिया, इस पब्लिक ने जो टैक्स दिया, पब्लिक क्या डायरेक्ट जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है उससे बात करती है, डायरेक्ट रिपोर्ट देखती है, नहीं। पब्लिक के साथ जो रिलेशन में आता है वो आता है पार्लियामेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में जो पब्लिक है उसने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेज रखे हैं, ठीक है। पब्लिक खुद तो ये काम करेगी नहीं, पब्लिक गवर्नमेंट खातों का हिसाब थोड़ी रखेगी ना, पब्लिक को समझ, पब्लिक तो खाली टैक्स प्रोवाइड करती है। किसको इलेक्ट कर रखा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पब्लिक ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लोगों को भेज रखा है, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट है, क्या पार्लियामेंट खुद खाते देखती है, नहीं। पार्लियामेंट ने इस काम के लिए जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, सीएजी। कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151, ठीक है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो कैग, कैग क्या करता है, कैग करता है रिपोर्ट्स, कैग देखता है रिपोर्ट्स को, जो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज। ये जो तीनों चीज है ना, ये अपने आप में एक फ्लो में चलती हैं जब आप गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हो तो। और जब कैग रिपोर्ट देता है तो हम हेडलाइन में सुनने को मिलता है कि 500% फ्रॉड हो गया, इस चीज में इतना घोटाला हो गया, तो वापस इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई, पब्लिक के पास। पब्लिक डायरेक्ट कुछ नहीं देख सकती, पब्लिक ने इलेक्ट किया पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। उसके बाद कैग ने उनका काम किया, उसके बाद कैग ने जो रिपोर्ट दी उसमें मीडिया हेडलाइंस, नहीं नहीं कि भाई कैग की रिपोर्ट में इतना फ्रॉड पाया गया, क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो कैग की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ सकता, उसको तो ये भी समझ नहीं है, वो क्यों पढ़ेगा, वो नॉर्मल अपना काम कर रहा है, जैसे शॉपकीपर है, इसको क्या मतलब भाई कि देश में मतलब क्या फ्रॉड हो रहा है क्या नहीं, ये अपना काम करेगा। पर जो हेडलाइन है कि हाँ फ्रॉड हुआ, जैसे कि देखो
ये देखो हरियाणा की ही रिपोर्ट, कैग फ्लैग्स अप टू 500% कॉस्ट एस्केलेशन इन हरियाणा प्रोजेक्ट। जो मैंने आपको बताया वॉर मेमोरियल के लिए भी घोटाला किया गया, करनाल में भी घोटाला किया गया। जैसे देखो वॉर मेमोरियल के वर्क्स में घोटाला किया गया कि जो कंस्ट्रक्शन था वॉर मेमोरियल का ओरिजिनली 189.41 करोड़ साइंड इन 2018, लेटर रिवाइज 362.56 करोड़। वार मेमोरियल में इन्होंने पैसा खा लिया। उसके अलावा एनसीसी एकेडमी जो करनाल में बनी थी उसमें। अब जो पब्लिक है, पब्लिक को कैग से कुछ मतलब नहीं है उसने क्या रिपोर्ट में दिया, न्यूज में अपने आप आ जाएगा कि भाई हरियाणा में घोटाला हो रहा है, कैग ने पकड़ा है। तो वापस घूम के बात पब्लिक तक ही आई, पर ये प्रोसेस के थ्रू आई, पब्लिक का कैग से कोई रिलेशन नहीं है। पर ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको इसका सिग्निफिकेंस और मतलब समझ आ रहा होगा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन पब्लिक तक ही वापस आई है। ठीक है। माय वाइफ अपीयर्ड इन एसएस प्रमोशन। सर आप इस बुक को हिंदी मीडियम में, रमन कह रहे हैं हिंदी मीडियम में कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और जब हम जो लेक्चर नोट्स देखेंगे तब मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा हिंदी मीडियम का, आप चिंता मत करो। ठीक है। पर हाँ हिंदी मीडियम में भी ये है कि उसके साथ मैंने इंग्लिश टर्म्स भी कुछ मेंशन कर रखी हैं, उस इंग्लिश टर्म्स को भी आपको ध्यान रखना है ताकि आप उन हिंदी टर्म्स में खो ना जाओ। क्योंकि हिंदी मीडियम के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम की टर्म्स में खो जाते हैं, क्योंकि हम जनरली जो पढ़ते हैं कैग, अब ये जैसे इसको नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अकाउंट्स, ऑडिट, तो उस चीज़ को आप समझना। और जब अब मतलब लेक्चर नोट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको हिंदी में इस चीज़ को समझा दूंगा। अभी आप नॉर्मली, मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, अभी आप मेरी बात को समझो सिर्फ। ठीक है। उसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश में, अब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा केस है कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि मतलब सरकार तो कर्जा लेती है डेवलपमेंट के लिए, हिमाचल प्रदेश अभी कर्जा ले रहा है पुराने कर्जे को चुकाने के लिए। इतनी उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर काफ़ी कर्जा है, तो उसको और डेट लेना पड़ रहा है पुराना डेट चुकाने के लिए, और उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है और पहले वाला भी इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हुई, ये पता कैसे चला कि भाई इतना, एक तो डेट है पता चल गया। अब ये डेट की हेडलाइन बन गई, अब इसकी कैग की रिपोर्ट खंगाली जाएगी। हरियाणा की भी कैग की रिपोर्ट है जो कि हम पढ़ेंगे, जो कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको हरियाणा की पूरी कैग की रिपोर्ट है और उसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमें इंसाइट्स देने में मदद करेंगी। गलत नहीं है, वो अपडेटेड डाटा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, रुको। फैक्ट्स कहाँ से लाओगे इसके, हरियाणा के फैक्ट्स, हरियाणा के फैक्ट्स का ऑथेंटिक सोर्स है, और मैंने वो तो आपके लिए अलग से भी कंपाइल कर रखा है। जैसे वो बुक तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जो है हरियाणा का ऑफिशियल डाटा, पहले ये भी ऑफिशियल जो क्या की रिपोर्ट है हरियाणा की, उसमें से उठाया गया है फ्लो चार्ट पूरा का पूरा। उसके अलावा स्टेट, जैसे आप पूछ रहे थे ना स्टेट में क्या फ्लो है, किस तरह से ऑडिट अकाउंटिंग करनी है, किस तरह से गवर्नमेंट अकाउंट देखे जाते हैं हरियाणा में, तो उसके लिए भी ये देखो स्टेट बजट डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ये चीज़ें हमें मेंशन करनी है। और ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं है अक्रॉस कहीं पे भी। पर हम जो कैग का डाटा, ये सारा मैंने बुक देख के इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके अलग से कंपाइल कर रखा है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और क्लासेस में भी आप किसको किस तरह से यूज़ करते हैं। आपको पता है हरियाणा का सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पे हो रहा है आजकल, कहाँ मेजर रेवेन्यू जा रहा है, सोशल सर्विसेज के इनिशिएटिव्स पे। और ये डाटा हमें, मुझे खुद इससे पता चला क्योंकि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। ये देखो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, 39% सोशल सर्विसेज पे। अब ये जब आप फैक्ट लिखोगे तो इस फैक्ट से पता चलेगा कि भाई आपने कैग की रिपोर्ट भी तो देखी है। आप किताब, हर कोई पूछ रहा है किताब कहाँ है, कौन सी नई किताब है, कैग की रिपोर्ट रही 2024 की, उसमें जो डाटा है ये डाटा देखो। जैसे फिजिकल डेफिसिट का कहाँ मिलेगा आपको डाटा, हरियाणा का रेवेन्यू रिसिप्ट का डाटा, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ स्टेट इंक्रीज बाय 13.59%। ये पांच डाटा, इनमें से हर एक का आप एक एक डाटा याद कर लो, कहीं पे भी कोट करो। इससे लेटेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं 2024 की बुक कैग की, जो हरियाणा के ऊपर दे रखी है, हर स्टेट की दे रखी है, हरियाणा की हमें देखनी है। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट है, वो जो रेलेवेंट है ये चीज़ें हमको डायरेक्ट याद करनी है। ठीक है। उसके अलावा मेजर एग्रीकल्चर सबसे लोएस्ट पे कौन सा सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है हरियाणा में, इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रही है सबसे लो पे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी ऊपर है। ये भी कैसे पता चलेगा, इसी रिपोर्ट से, क्योंकि कैग की रिपोर्ट पूरे हरियाणा की। और इस जैसे देखो ये रही, ये देखो
सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? सर्विसेज परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद कौन परफॉर्म कर रहा है? एग्रीकल्चर। सबसे नीचे इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रही हैं 2023-24 में। कहाँ से कहाँ? पहले कौन पहले जो इंडस्ट्रीज थी, क्या किस तरह से डाउनफॉल देखने को मिला है इंडस्ट्रीज का? ये चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, जो कि अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स कहीं से भी आप देखो, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, सब उस पीडीएफ के पीछे लगे हुए हैं, पुरानी दे दो हमको, नहीं दे दो हमको, नहीं दे दो। ये चीजें हैं जिन पे, और 2011 में पेपर हुआ था, अब आ गया 2025, सब कुछ बदल चुका है। क्या खुद एआई पे चल रहा है। तो आपका जो ट्रेजरी का एग्जाम होगा वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑडिट की और अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख के आ जाओ, कैग की डेफिनेशन लिख के आ जाओ, या हरियाणा स्पेसिफिक चीजें डाल लो उसमें। एचपीएससी का पेपर है, आपने हरियाणा के बारे में क्या पढ़ा? हरियाणा का फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं, हरियाणा की रिपोर्ट में क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया 500% कॉस्ट एस्केलेशन, तो आप सीधा लिखो भाई वार मेमोरियल में भी जो है घपला किया जा रहा है हरियाणा में। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कि ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस हिसाब से ट्रेजरर काम करेगा, इस हिसाब से कैग हरियाणा में जो रिपोर्ट दे रहा है उस रिपोर्ट से ये डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई है, इस वजह से कैग इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो आप डालोगे ही डालोगे, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मैं लास्ट में बताने वाला था, पर अभी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ डेफिसिट में क्या क्या ट्रेंड है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट हरियाणा में। तो ये फैक्ट ज्यादा दिख रहे हैं, 4 2 3 3 फैक्ट याद करने हैं और वही हमको डालने हैं। एक क्वेश्चन आएगा ना कैग पे, तो आपके पास 5 फैक्ट होंगे, आप सोचोगे इसमें लिखूं क्या, पर वो 5 भी होने चाहिए जो कहीं नहीं है। सब उस बुक में कुछ भी डाटा नहीं है, क्योंकि वो बुक डाटा के लिए बनाई नहीं गई, वो तो पूरे इंडिया के लिए बनाई गई है। आपका पेपर हरियाणा में हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन्स, एडवांसेस, पब्लिक डेट कितना है, पब्लिक डेट रिसीप्ट इंक्रीज बाय 10%, डेट जो है वो बढ़ गया हरियाणा पे। तो याद तो आपको सिर्फ ये करना है कि 10% डेट बढ़ रहा है, इसकी खोजबीन हो कहाँ से बढ़ रहा है, अब हमें पता चला है। ये है गवर्नमेंट अकाउंट्स का कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट, रिसीट, एक्सपेंडिचर्स, ये तो खैर अपना नॉर्मल ही है जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मुझे आपको दिखानी थी, ये लो, जो आप पूछ रहे थे क्या कैसे ऑडिट होती है हरियाणा में, क्या प्रोसेस है। बेसिस एंड अप्रोच टू स्टेट फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, क्या बेसिस है? प्रिंसिपल अकाउंटेंट आशुतोष शर्मा भी फिलहाल जो है प्रिंसिपल अकाउंटेंट है हरियाणा के, और कैग हैं श्री संजय मूर्ति, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एक तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, उसका नाम शायद IAC कल्याणी कुछ नाम है। वो अपना वो क्या करते हैं, वो अकाउंट्स मैनेज करते हैं। कैग का काम अकाउंट्स मैनेज करने का तो रहा ही नहीं ना, कैग ऑडिट करता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो अकाउंट मेंटेन करती है, ठीक है। तो बेसिस अप्रोच फाइनेंस ऑडिट एंड रिपोर्ट, ये देखो बजट ऑफ स्टेट, रिजल्ट ऑफ ऑडिट कैरिड आउट बाय ऑफिसर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, कौन करेगा, किसके पास अथॉरिटी है हरियाणा में, ठीक है। ये उसके बाद सेकंड, अगर आप इसी में देखो सोशल सर्विस के बाद सेकंड एक्सपेंडिचर मेनली किस पे ऊपर जा रहा है, इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर जा रहा है। आप जो कह रहे थे इंटरेस्ट पेमेंट 19% जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे सिर्फ, ये हमें पता ही नहीं। हमें भी आज, मुझे भी जब मैंने बुक पढ़ी तो पता चला कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा सोशल सर्विसेज पे हो रहा है, किसी को इसका होश ही नहीं है। इतनी योजना भी इतनी सारी चल रही है ना हरियाणा में, क्या और क्या भाई। नेगेटिव सेंस में यूज, अगर आपसे पूछ लिया कि कैग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैग एक वॉच डॉग है, ठीक है, आप उसमें लिखोगे प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफ हरियाणा, कैग की रिपोर्ट में प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफ हरियाणा जो अकाउंट्स की डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। मेनली जो स्टेट जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट है, उसके अलावा जो कैग है उसने क्या बताया कि हरियाणा में इतने इतने पैसे सोशल सर्विसेज पे खर्च हो रहे हैं। तो आप ये पूछोगे इट इज जस्टिफाइबल, क्या जस्टिफाइड है? कभी तो अब हम बात करते हैं फ्री, हाँ बजट में भी नहीं, बजट में भी सेम डाटा था अभी। हाँ सोशल सर्विसेज पे था, मैंने हरियाणा का बजट देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था इस बात का, ठीक है। सोशल सर्विसेज पे था, बट ये बात भी ध्यान नहीं है हमें। और जो, हाँ एक चीज़ और इन्फॉर्म करनी है आपको, जो भी बैच के स्टूडेंट हैं, अच्छा आपने ये भी बोल दिया, जो बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से फोल्डर बना के इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो अमित सर ने पढ़ाया था उसका फोल्डर ऐड करवा दिया है। वो क्लास भी आप एक बार पूरी देख लेना, ठीक है। वो फोल्डर ऐड हो चुका है आपके, जब आप जाओगे ऐप में और सेक्शन में जाओगे तो अलग से लिखा हुआ है इंडियन बजट एंड इकोनॉमिकल सर्वे, तो वो क्लास भी आपको देखे जानी है। उसमें हरियाणा इकोनॉमिकल सर्वे और हरियाणा बजट दोनों पढ़ा रखे हैं, इंडिया का भी है पर मेनली आप हरियाणा का और देख लेना, उधर से आपको और हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बस यही था इसमें मेनली, और बुक मैं आपको जो क्लास के बाद दिखाऊंगा वो, क्योंकि ठीक है, ये है हरियाणा की। इसमें और 2-3 चीज़ और बतानी है, इसके बाद बताऊंगा। अभी एक बार हमारी जो क्लास चल रही थी उस पर एक बार कंटिन्यू करते हैं।
युवराज सर प्लीज़ टेल कि क्या क्या मटेरियल प्रिंट आउट करवा के रखना है सेल्फ स्टडीज़। वो मटेरियल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि जो नोट्स हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हो, उसमें बुक भी दी गई है आपको, और जो नोट्स हैं समझने के लिए वो भी दिए गए हैं, जो आपको याद करके और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो आगे। क्या एग्जाम में भी ऐसा है? ओरिजिनल जुबेर जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ओरिजिनल टेक्स्ट को माना जाता है। जो क्वेश्चन 2011 में पूछे गए हैं ना, उन क्वेश्चन को तो आप आंसर ही नहीं कर सकते ओरिजिनल टेक्स्ट से। ओरिजिनल टेक्स्ट आंसर कैसे करोगे जब वो बुक ही 1950 से पुरानी है? तो कंपेरेटिव ऑडिटर जनरल को आपको करंट से भी रिलेट करना है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ी है हर चीज आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कैग के बारे में टोटली 7-8 लाइन दे रखी है बस, कैग ये करता है, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस बुक में। तो ओरिजिनल टेक्स्ट जब कोट करोगे तब टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा भी क्वेश्चन है जो उस किताब से भी बाहर है। ठीक है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट इसलिए है कि आप एक बार पढ़ लो, जो आपको लाइन इंपॉर्टेंट लगती है वो आप नोट डाउन कर लो, उसको याद कर लो, बट उससे ओरिजिनल टेक्स्ट आप लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चन ही इस लेवल के आ रहे हैं। वो तो 2011 का पेपर है जो हमने देखा, अब 2025 चल रहा है, अब तो और एडवांस पेपर आएगा। ठीक है, अब हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसमें ये और नोट कर लेना, इलेक्टेड होते हैं ठीक है बाय द पीपल, कैग, सीएजी, और उसके बाद लिखना वॉच डॉग। ठीक है, ऑफ पब्लिक पर्स। अब आपको समझ आया पब्लिक पर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि पैसा तो पब्लिक का ही जा रहा है। ये कौन है? अल्टीमेट, पैसा पब्लिक का ही है, इसलिए कहा गया कि कैग वॉच डॉग है पब्लिक पर्स का। ठीक है, अब आगे हाँ एक ऑडिट में चीज और ध्यान रखनी है आपको, एक लेट अगर ऑडिट पे क्वेश्चन आता है तो एक चीज और ध्यान रखना, छोटा सा लैटिन वर्ड है ओडायर, जिसका मीनिंग होता है हियर, टू हियर। अब ये उस टाइम पे किसके लिए यूज होता था? ये जो राजा महाराजा थे, जो भी ट्रांजेक्शन होता था तो वो उनको कोई मतलब नहीं था, वो हर महीने एक पर्सन को बुलाते थे, कहते थे बताओ भाई सारा का सारा जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है मेरे को कट क्लियर बताओ और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वहां से टर्म आई है कि टू हियर ओडायर की सुनेगा। अब इससे ऑडिट का मतलब समझ नहीं आ रहा, बट टू हियर किसके कंटेक्स्ट में था? ये जो किंग वगैरह राजा होते थे उनके केस में, कि लास्ट में सारी चीजें सुनते थे वो, ओडायर टू हियर। ठीक है, यहीं से वर्ड आया ऑडिट। ठीक है, अब एक चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो डिफरेंस देखना है किस किस के बीच में, ऑडिट और अकाउंट्स के बीच में, जो कि एक क्वेश्चन प्रॉपर बन सकता है। ठीक है, ऑडिट और अकाउंट में डिफरेंस देखने से पहले, क्योंकि ये मतलब मोस्टली लगभग लास्ट ही टॉपिक होगा, इसके बाद मतलब वापिस इससे पहले एक बार सारी चीजें देख लेते हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में क्या क्या पढ़ा और आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सर फॉर मेकिंग दिस कन्फ्यूजन टॉपिक इजी, आई एम श्योर दिस क्लास विल बी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल सर, डेडिकेटेड ग्रुप बनवा दो टीओ। हाँ बिल्कुल ग्रुप बन जाएगा आज आज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जितने भी बच्चों ने एनरोल किया हुआ है उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया जाएगा टीओ का। ठीक है, और आपको उसमें ऐड भी कर दिया जाएगा। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप पूछ भी सकते हैं। मैं नोट से पर दिखा रहा हूँ आपको, उसमें से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जब आप खुद पढ़ो जाके तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। और देखेंगे पहले यहाँ से ये कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने बेसिक अभी तक पढ़ा है।
ये भी आपको इससे देखो, ये अभी हम पढ़ाऊंगा बाद में, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिस तरह से आपको पढ़ना है, और जो प्रिंट करवाना है जो स्टूडेंट पूछ रहे थे। देखो, ये तो पीवाई को लगा रखा है, देखो ये है ऑफिशियल बुक, ठीक है। जो भी नोट्स मिलेंगे ना उसमें ये जो ऑफिशियल बुक है, ये जो कंटेंट है फर्स्ट लेक्चर का, ये है पुरानी वाली बुक में से, ठीक है। पर जो सेकंड लेक्चर से होगा, जो अपने नोट्स में कंटेंट होगा ना, वो नई वाली बुक से होगा। और पुरानी वाली बुक आपको बैच में भी अपलोड कर दी गई है। जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते जाए ना, आपको हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे उस बुक को एक बार रीड करने में। रीड कर लेना, समझ नहीं आएगी तो सोचना कि ये तो हमको पहले ही पता था कि समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें प्राइमरी सोर्स, हाँ हाँ, प्राइमरी सोर्स ये क्यों भी रहेगा, क्योंकि देखो जो ऑफिशियल बुक है ना, लेक्चर 2 आएगा, उसमें भी सबसे पहले जो मिलेंगे आपको 3-4-5 पेज में, वो जो पुरानी बुक है, वो सॉरी जो लेटेस्ट एडिशन आया, उसका कंटेंट मिलेगा एज इट इज, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। जैसे ऑफिशियल बुक है, ऑफिशियल बुक में जो लिख रखा है, जैसे ऑफिशियल बुक में जो मेंशन कर रखा है, द वर्ड अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल सेंस हैज बीन डिफाइंड एज स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, मनी थिंग्स और हैविंग मनी वैल्यू, फैक्ट्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्क्राइब द ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, समझे। जो मैंने आपको बताया था वो ऑफिशियल बुक के हिसाब से वर्ड बताया था फैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से लेके आया था, क्योंकि ऑफिशियल बुक से जितना हम ग्रैब कर सकते हैं उतना तो करेंगे। तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, फैक्ट्स हैं जो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, वही है द फैक्ट्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजैक्शंस। अब एक चीज और एंशिएंट टाइम्स वाली और मैं आपको बताऊंगा, वो तो बेसिक सी चीज है, आएगी आगे। जैसे ये है एंशिएंट टाइम्स में, मतलब कैसे लोग करते थे, टैली के हिसाब से करते थे, 3 लाइन मारी, उसके ऊपर ऐसे, उसके ऊपर ऐसे, उसके बाद देखा गया कि यार ये सब चीज़ें तो मिट जाएगी, इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा अभी, रुको, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ सोर्स वगैरह। जैसे अब यहाँ से ये है आपका, जो आपको समझना है अकाउंटिंग, जो आपको मतलब जाके रीड करनी है, जैसे मैंने आपको हर चीज़ बताई, ट्रांजैक्शन, सिंगल फाइनेंशियल इवेंट, गवर्नमेंट एग्जांपल्स, पेइंग एंड एम्प्लॉइंग सैलरी, कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम सिटीजंस, ये जो चीज़ें हैं ना। अब जैसे गवर्नमेंट एग्जांपल्स किस तरह से, मान लो आपने पहले किसी को सैलरी दी, ठीक है। अब सैलरी दे दी, ऐसे 20 लोग हैं जिनको सैलरी दी, तो एक सिंगल पर्सन को सैलरी देना हो गया, दूसरा होगा कि टोटल सैलरी में कितने पैसे गए, ठीक है। उसके बाद वो रिकॉर्ड जो ट्रांजैक्शन है, ऑडिट कौन करेगा, सैलरीज की, ठीक है। अकाउंट्स, अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जो मैंने आपको समझाया था, 3 फेजेज अकाउंटिंग के, जो याद भी करवाए थे अभी बोर्ड पे। सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे जो डाटा है, ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है, उसको क्लासीफाई करोगे अलग अलग, उसके बाद उसको समराइज करोगे, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपाइलेशन, पुटिंग, अब कंपाइल करोगे इन सारी चीज़ों को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थिंक ऑफ अ लार्ज फैमिली वेयर ईच मेंबर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो मैंने आपको मेंबर वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि हर एक पर्सन जो है अलग से अपने आप में डिपार्टमेंट है, अलग अलग कीप्स देयर ओन स्मॉल डायरी ऑफ एक्सपेंसेस, एट द एंड ऑफ द मंथ वन पर्सन कलेक्ट्स ऑल दीज डायरीज एंड एंटर द इन्फॉर्मेशन टू ए सिंगल मास्टर स्प्रेडशीट। तो मैंने आपको समझाया था कि सबका डाटा लास्ट में, महीने के लास्ट में लिया, उसके बाद उसने कंपाइल किया, नीटली ऑर्गेनाइज अंडर हेडिंग्स लाइक ग्रोसरीज, क्या क्या सब्जियों में खर्चा गया, यूटिलिटीज जो मैंने आपको बताया था ना, किस किस चीज में खर्चा गया, फास्ट फूड खाने में, बाहर का सामान लाने में, दिस एक्ट ऑफ गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशन कार्ड कंपाइलेशन, ठीक है। अब हु क्रिएट इनिशियल अकाउंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ चेकअप, ऑडिट इज लाइक अ डॉक्टर्स एनुअल हेल्थ चेकअप, ठीक है। यू प्रोवाइड योर मेडिकल हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स, डॉक्टर कंडक्ट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन टू वेरीफाई इफ रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है। ऑडिट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट, एक्यूरेसी, जो मैंने आपको 4-5 चीज बताई थी, ध्यान है, वही इधर है जो आपको याद रखनी है। एक्यूरेसी होनी चाहिए डाटा में, ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलेटिव होनी चाहिए, और प्रोप्राइटी होनी चाहिए, ये रटने हैं आपको। अगर ऑडिट पे आ जाए तो 4-5 कंपोनेंट्स तो हैं ही हैं, एज इट इज, ठीक है। अब ये डिफरेंस है, डिफरेंस अभी समझेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझाने के बाद पीडीएफ देखेंगे। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हमने करा, उसको लास्ट में, सबसे लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे, और उसके अलावा क्या से क्वेश्चन बन सकता है और कैसे हमको आंसर करना है। तो ये अपने नोट्स इधर, जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ये है जो आप पूछ रहे थे, इसमें आपकी ऑफिशियल बुक भी है, हाँ प्राइमरी में लगभग होंगे 9 पेज, फर्स्ट चैप्टर छोटा है, पेजेस तो और भी हैं, 20-20-30 पेज होंगे, हाँ चैप्टर वाइज बना रखा है प्रॉपरली। और प्राइमरी सोर्स ये क्यों भी रहेगा ना, मैं बुक को क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि बुक तो इसमें डाल दी हमने पहले 4 पेजेस में, ताकि आप अलग से बुक खोल के ना पढ़ो। मान लो कोई प्रिंट करवा रहा है, अब वो किताब प्रिंट करवाएगा, फिर करेगा, हमने जो किताब का डायरेक्ट कंटेंट है वो पेस्ट कर रखा है इसमें, सेम टू सेम जो स्टार्टिंग में है, बिल्कुल यहाँ से तो ये सब एक्स्ट्रा ही है, ये सब तो समझाने के लिए रखा है बुक में। आप
क्या लिख दोगे आप इसमें? ऑडिटर पे ये लिख के आ जाओगे तो आपको कैसे समझ आएगा? जैसे देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल है, रिलेशन कमर्शियल ट्रांजैक्शन सेफगार्ड करता है, ठीक है, प्रोप्राइटर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्संस, रियलाइजेशन यूटिलाइजेशन मनी किस तरह से हुई। अब ये तो आपने एक कोड डेफिनेशन ऐसे छाप के लिख दी। अब ऑडिटर के ऊपर अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें लिखोगे क्या? फ्लो चार्ट में ये तो बताओगे ना, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए, रेगुलर डाटा होना चाहिए। अब चलते हैं मेन जो समझने की चीजें और याद करने की भी, अपने बोर्ड पे भी देख लिया था। अब ध्यान से और ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें आपको साथ साथ याद भी करने से, बोर्ड वाली तो याद हो ही गई तो और आसान होगा ये समझना। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मतलब जो किताब में देख रखा है सब्जेक्ट मैटर कुछ भी नहीं है, ये है कि भाई आप ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसके नीचे कुछ ऑफिसर्स होंगे जो कि ऑडिट वगैरह करेंगे, बस इतनी बात बोल रखी है सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट कंपाइल करेंगे अपॉन द कंपाइलेशन ऑफ ऑडिट, अपॉन द कंपाइलेशन एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन इन इंडिया बिफोर डिस्कसिंग कंपाइलेशन ऑडिट करेंगे कौन कौन? द ऑफिसर्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट सबऑर्डिनेट टू द ऑडिटर जनरल। तो ऑडिट करेंगे, बस इतनी बात बोल रखी है, इसमें कुछ भी नहीं है लेने का, मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, the words account in the financial sense has been defined as statement of facts relating to the money things or having money value, जो जिन चीजों की मनी वैल्यू है उनको रिकॉर्ड करना, यही अकाउंटिंग है। द फैक्ट्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजैक्शंस, ये आपने याद कर लिया। और ये जो अभी ये जो स्लाइड चल रही है ना, ये ऑफिशियल बुक की है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको एंशिएंट टाइम में बता रहा था कि पहले टैली से होता था, मतलब 3 लाइन मारी कर दिया, बट बाद में क्या देखने को मिला? बाद में देखने को मिला कि ये तो मिटा दिया। अब अगर एक दिन की आपने अकाउंट रख लिए बोर्ड पे, अगले दिन मिटा दिया तो पुरानी चीज तो रही नहीं। उसके बाद रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग स्टार्ट हुआ कि किताब में लिखेंगे रिकॉर्ड। जैसे आपने देखा होगा जो रोमन न्यूमरल्स हैं, जो रोमन न्यूमरल 1 2 3 एक्स एक्स x1 1x, ये सब पुराने जमाने के हैं। उस टाइम पे लोगों को जितनी समझ थी न्यूमेरिकल वैल्यू की होती, उस हिसाब से उन्होंने बना दिए सिंबल। यूज तो हम अभी भी कर रहे हैं, बट वो क्या सोच के बनाए होंगे भाई? उनको 1 2 3 4 5 6 तक तो नहीं पता था उस टाइम पे, पता भी था तो उनको समझ नहीं आती थी, उन्होंने अपने हिसाब से कन्वीनियंट बना लिए रोमन न्यूमरल्स। तभी हम देखते हैं कि यार कुछ एक्स है कुछ है, आज के टाइम से रिलेट नहीं करता, पुराने जमाने के। इस तरह से टैली वगैरह होती थी, बट ये इसका फायदा नहीं था क्योंकि इनको रिकॉर्ड में रख नहीं सकते थे, तो फिर बुक कीपिंग हमने स्टार्ट कर दी। Accounts were kept by means of tallies and chalk mark, but for many centuries it has been custom to reduce them to writing and record them in books. Books में रिकॉर्ड करने लग गए हम उसके बाद उसको, ठीक है। अब ये देखो, इसको समझो, ये ऑफिशियल बुक का कंटेंट है जो हमने समझा, और ये जो है अ mere chronological register of precautionary transactions commonly called cash account was soon found to be insufficient। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शन जब तक आपने रखी थी ना, आप इसको इससे रिलेट करना जो मैंने आपको समझाया था। ट्रांजैक्शन जब तक हमने रखी थी वो पाया गया कि इनसफिशिएंट है। क्यों इनसफिशिएंट है? वो हमको कुछ डाटा ही नहीं देती, यही नहीं बताती कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई रिकॉर्ड जो है वहां पे मतलब धांधलेबाजी धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। आगे देखो, फॉर सच अ रजिस्टर अ मैन कुड नॉट टेल विदाउट गोइंग थ्रू एवरी आइटम हाउ ही स्टूड इन रिलेशन विद वेरियस कस्टमर्स। अलग अलग कस्टमर से कैसे रिलेशन बना, जैसे मैंने आपको नेम वगैरह बताया था, नेम का कॉलम बना, नेम के कॉलम से पता चल गया इस कस्टमर के साथ ये रिलेशन है। अब छोटी सी चीज है जानने की, कोई कस्टमर आपसे 2 साल से सामान लेके जा रहा है, हर बार पैसे दे के जाता है, भाई वो उसके बाद आया, उसके पास पैसे नहीं थे, आप कस्टमर की हिस्ट्री देख के बता सकते हो, हाँ यार ये 2 साल से सामान आ रहा है, मैं इसको दे सकता हूँ। कोई दूसरे दिन आया, पहले दिन पैसे देगा, दूसरे दिन उधार कर लो। अब जिस पर्सन को यही नहीं पता इससे मेरा क्या रिलेशन है, कितने टाइम से आ रहा है, आप कभी भी जाओ कहीं पे भी, मान लो हॉस्पिटल में चले गए, कॉमन सी बात है, टेस्ट करवाने, हाँ जी नंबर बताना अपना, नंबर डालेगा, अच्छा आप पहले भी आ चुके हो, उनके पास आपका रिकॉर्ड है, आप 5 बार आ चुके, 6 बार आ चुके, आप उनके पोटेंशियल कस्टमर हो या नहीं। कहीं पे भी जाते हैं, होटल कहीं पे भी जाओगे, हाँ जी नंबर बताओ, नंबर डालते हैं, फिर देखते हैं अच्छा अच्छा आपका नाम नहीं हुआ तो अच्छा आप पहली बार आए हो। आपके जाने से पहले उनको पता होता है कि भाई ये हमारे पास आ चुका है नहीं आ चुका, क्योंकि हर चीज मेंटेन होती है, ठीक है। क्यों? कस्टमर के साथ रिलेशन। एंड वेदर बिजनेस वॉज प्रॉफिटेबल और नोट, जो मैंने आपको बताया शॉपकीपर का, भाई प्रॉफिट आ भी रहा है नहीं आ रहा, ये कैसे पता चलेगा? जब खाते बनाऊंगा। इट बिकेम नेसेसरी दैट ट्रांजैक्शन शुड ऑल्सो बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस हेड्स, जो मैंने आपको टेबल बना के हेड बताए थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इन्हें क्या कहा जाता है, हेड्स। एज फॉर एग्जाम्पल्स नेम्स वेरियस कस्टमर डील विद द वेरियस आर्टिकल्स, जो वेरियस कस्टमर और उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा उसके साथ डीलिंग। ट्रांजैक्शन अंडर दीज हेड शुड बी अरेंज इन सच अ फॉर्म टू शो क्लियरली नॉट merely द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच सेपरेट ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एनी डिजायर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन तो आपने 20 लिख दी, उस 20 ट्रांजैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, सारों को जोड़ा, तब पता चला अच्छा इतना खर्चा हुआ दुकान में,
इतने पैसे आए, तो मुझे पता चल रहा है 2000 रुपये का मैंने प्रॉफिट करा है। तो कंबाइंड जब उन सब ट्रांजेक्शन को कंबाइंड करोगे तब आपको पता चलेगा आपको क्या देखने को मिला। अब ये किताब है, इस किताब का कैसे तो आप ये याद कर लोगे, कैसे आप इसको समझ लोगे, इसको समझाने से पहले ही मुझे आपको बेस बनाना पड़ा, तब जाके आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मतलब ये लिखी अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई है, तो आज़ादी से पहले ये किताब है। तो हमें समझना है। और जो पर्सन पूछ रहा था कि ऑफिशियल टेक्स्ट कोट करें, ऑफिशियल टेक्स्ट आप इसमें तो कोट कर लोगे, कैग पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कैग का कंटेंट दिखा दूंगा, कैग के बारे में बता रखा, हाँ बस वॉच लो किस तरह से काम करता है। और आज के फाइनेंशियल डीलिंग में तो वो चेंज भी हो चुका, इतनी तो सरकारें बदल चुकी हैं, प्रोसेस वगैरह हर चीज़ अमेंडमेंट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब उसमें इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है। कंपाइलेशन, ये यहाँ पे और पढ़ लेना, कंपोज एंड अरेंज मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, अथॉरिटीज थ्रू whom द ट्रांजैक्शन अकर, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर डिपार्टमेंट टू कंपाइल। ये लेक्चर वाली पीडीएफ नहीं पढ़नी है, आपको समझनी है बस, आपको उस पीडीएफ में सब मिलेगा, जो भी आपको स्लाइड वगैरह में दिखेगा ना, वो आपको मेन नोट्स में मिलेगा, वो आप प्रिंट करवा सकते हो। हाँ ठीक है। ऑडिट के बारे में आपको बता चुका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, ये डिफरेंस ऑडिट अकाउंट का भी मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे देखो, अब ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तीन चीज जो मैंने आपको याद कराई, वो तीनों चीज आपने याद कर ली, ये ऑफिशियल किताब की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कुछ मतलब इसमें से नोट मत करो, क्योंकि ये जो भी इस पे दिख रहा है ना, वो सब आपके ऑफिशियल बुक के नाम से जो सारी चीजें हैं वो उसमें ही लिख रखा है, सेम टू सेम, ठीक है, उसमें से पढ़ लेना। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, तीन चीज आप, अब इसमें अगर आपने तीन चीज में से एक चीज भी मिस कर दी तो आप कुछ भी डेफिनेशन लिखा हो आपकी बेतुकी है। यहां आपको ऑफिशियल टेक्स्ट की जरूरत है, ये भी आपको सोचना है कि भाई ऑफिशियल टेक्स्ट में क्या है, तीन प्रोसेस बता रखे, क्लासीफाई, जो रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो, और इसको आप फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपने लिख दिया हाँ रिकॉर्डिंग, कुछ भी डेफिनेशन लिख दी, उसमें आपने तीन चीज मेंशन ही नहीं करी, तब आपको लगेगा यार आपको मेन बेसिक डेफिनेशन जो पहले चैप्टर में वो याद नहीं है, ठीक है। Recording, classifying and summarizing of economic events for the purpose of providing financial information used in decision making. Auditing determine whether record information properly reflects the economic events that occur during the accounting period. ठीक है, ऑडिटर है, ऑडिटर सेफ गार्ड करता है बिहाफ, किसके बिहाफ पे, पब्लिक के बिहाफ पे, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, ठीक है। जैसे देखो, ऑडिट इज देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, कमर्शियल ट्रांजैक्शन एट एज सेफ गार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोपराइटर वेदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्संस अगेंस्ट द एक्स्ट्रावेजेंस, केयरलेस करी गई है, फ्रॉड किया गया है डाटा में, या फिर जो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं उसमें फ्रॉड किया गया, केयरलेसनेस से डाटा बनाया गया है, या फिर उसके अलावा जो डाटा है वो आपने फेयरली रिप्रेजेंट किया है नहीं, मतलब जो डाटा आपको मिला है वही आपने रिपोर्ट में डाला है या नहीं डाला, ठीक है। जिससे क्या पता चलेगा कि जो मनी है उसको अच्छी तरह यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सपेंडिचर हैज बीन इंकर्ड विद द ड्यू रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी। अब जो मैंने आपको बताया था डाटा रेगुलर होना चाहिए, वो इसमें है, प्रोप्राइटी आपको बताया था, डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए, एक्स्ट्रावेजेंस, केयरलेस और यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट अकाउंट लेड बाय इंडियन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट एज एन एजेंट एंड ओवरसी द एक्सपेंडिचर, ऑडिट्स, फाइंडिंग, वेरीफाई ओवरऑल टैक्स प्रोसीड्स, कैग ऑफ इंडिया मेन अथॉरिटी है, ठीक है। अब ये जो है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये जो कंटेंट दिख रहा है ये सेम कंटेंट ये भी नोट्स में है आपके, चिंता मत करो, बस आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ये फोटो इसलिए लगाई गई है कि आपको दिमाग में बैठ जाए चीजें। अब जैसे देखो, ये 3 पिलर्स, तीनों चीज हमने देख ली। अब जो मैं आपको एम्प्लॉय सैलरी वगैरह चीजें बता रहा था सर, इसमें मॉनेटरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सर, देखो ट्रांजैक्शन मतलब मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको सैलरी दे दी, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है, अकाउंट में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, एम्प्लॉय की सैलरी दे दी है, किस तरह से दिखेगी, डिपार्टमेंट सैलरी, पूरे डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी मिली। ट्रांजैक्शन तो एक पर्सन के साथ हुई, पर अकाउंट एक पर्सन का नहीं बनेगा, अकाउंट पूरे डिपार्टमेंट का बनेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों को इतनी सैलरी गई, ठीक है। और उसके बाद उसका जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होंगी उनको रिकॉर्ड करा, क्यों, अकाउंट्स का जो पर्सन है उसके बाद जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन उनको भी रिकॉर्ड किया, तो सैलरी के लिए रिकॉर्ड किया, ये अदर कोई एक्सपेंडिचर हुआ उसके लिए रिकॉर्ड किया। अब इसी के साथ अगर एग्जाम्पल देखोगे, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आपने कलेक्ट किया,
ठीक है, आपने मान लो 1000 प्रॉपर्टी है एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आप मान के चलो, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 1000 हैं, तो आपने तो अलग अलग ट्रांजैक्शन क्या क्या किया 1000 प्रॉपर्टीज का, पर अकाउंट में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि जो सरकार है उसको प्रॉपर्टी टैक्स से कितना रेवेन्यू हुआ, वो अकाउंट सरकार के लिए काम का है। आपने किस प्रॉपर्टी से कितना टैक्स दिया उसको जानना ही नहीं है कि कोई टैक्स ज़्यादा दे रहा है कोई टैक्स कम दे रहा है, गवर्नमेंट डू नॉट केयर अबाउट इट। ये वो इसके लिए देख रही है कि मेरा जो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू कितना आ रहा है और इस रेवेन्यू को मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ, मतलब कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अलग अलग आए, अलग अलग ऑफिस इक्विपमेंट तो आगे, पर अकाउंट में किस तरह से दिखेगा कि टोटल इक्विपमेंट्स पे कितना खर्चा हुआ। अब उसमें एक एक इक्विपमेंट की मतलब इंफॉर्मेशन तो है, बट आपके लिए डाटा क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा इक्विपमेंट पे कितना हुआ। ठीक है, और उसके अलावा वर्कर सैलरी उस पर कितना हुआ, उसके हिसाब से आप अपनी पूरी चीजें निकालते हो। क्या रिपोर्ट जो ऑडिट की बनेगी वो अकाउंट से ही तो बनेगी। मतलब कोई ऑडिटर है, ऑडिटर के जो रिपोर्ट बनेगी वो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट मतलब अकाउंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी वही बनेगी, और ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर भी वही देखेगा जो उसको रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। पर उसमें ये होगा सोर्स कि कितना पैसा अलोकेट हुआ, ये वो क्वेश्चन कर सकता है भाई आपने इसमें कैसे कितने पैसे अलोकेट किए, तो डाले ही नहीं है। ये चीज़ कहाँ से खरीदी, किस ठेकेदार ने कहाँ से सीमेंट खरीदी, ये चीज़ें उसमें मेंशन होगी। फ्रॉड कैसे पता चले, भाई कहीं से सीमेंट खरीद ली 100 रुपए की, मतलब मान लो उसका प्राइस था 50, आपने 100 के हिसाब से सीमेंट उठा ली, आपने तो पूरा बना के दे दिया, पर ऑडिटर का काम ये थोड़ी है हाँ हाँ इनने प्लस माइनस सही से कर रखा है, नहीं, इसने जहाँ से खरीदा वहाँ से जो खरीदा वो मार्केट रेट के हिसाब से किस रेट पे मिल रहा है और इन्होंने कितना रेट डाल रखा है, वो है ऑडिटिंग, जब फ्रॉड पकड़ा जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह इसमें तो यही था, क्लासीफाई सिमिलर ट्रांजेक्शन समराइजिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट। सिमिलर ट्रांजेक्शन कैसे, मान लो गवर्नमेंट को अपना अकाउंट बनाना है, अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि कितनी पेंशन, गवर्नमेंट को अपना अकाउंट बनाना है और उसमें एक सेक्शन है सैलरीज। आप देखते हो ना पेंशन और पेंशन, आप जब भी देखते हो तो गवर्नमेंट बजट वगैरह में भी देखा होगा सैलरीज पेंशन पे सरकार का इतना पैसा गया। डिपार्टमेंट तो है 20, मान लो 20 डिपार्टमेंट हैं, 20 डिपार्टमेंट हैं, उनमें अलग अलग तरह का खर्चा होता है। उस हर एक डिपार्टमेंट की एक टेबल है, एक टेबल है, उसमें एक कॉलम है सैलरी, अलग अलग खर्चों का कॉलम है, उसमें एक कॉलम है सैलरी। ऐसे 20 डिपार्टमेंट के सारे कॉलम्स हैं, हर एक में एक कॉलम तो पक्का सैलरी का है। हर एक डिपार्टमेंट में एक कॉलम सैलरी का है। क्लासिफाइंग सिमिलर ट्रांजैक्शन आप समझ पा रहे हो भाई, हर 20 डिपार्टमेंट के मतलब एक्सेल फाइल बन रही है, मान लो एक कॉलम है, एक एक्सेल 20 एक्सेल फाइल है, हर एक में एक कॉलम है सैलरी का। तो कंपाइलेशन कैसे होगा सिमिलर ट्रांजैक्शन का, सारे के सारों के जो सैलरी के जो कॉलम है उन सबको एक साथ लाके उनका जोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा कि इतने सीआर, मान लो 20 सीआर, 20 करोड़ सैलरीज और पेंशन पे ही चले गए। ठीक है, ठीक है, तो ये है सिमिलर ट्रांजैक्शंस। ऐसे ही मान लो आपको निकालना है कि कितना खर्चा हुआ मतलब गवर्नमेंट के इक्विपमेंट सामान लाने में, या फिर अलग अलग जैसे कि आप कह सकते हैं हाँ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बिजली वगैरह है, बिजली पे कितना खर्चा हुआ सारे डिपार्टमेंट का मिला के, तो उसमें एक कॉलम होगा इलेक्ट्रिसिटी का, 20 के 20 डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी के कॉलम का जो डाटा है उन सारे डाटा को प्लस करेंगे तब जाके आएगा कि बिजली पे कितना खर्चा हुआ। तो सैलरी का एग्जांपल ये है कि सैलरी के 20 कॉलम है, ऐसे 20 कॉलम में से एक सबका एक कॉलम उठाया सैलरी का, उनको जोड़ा, जब जाके आपको डाटा मिला सैलरी का। सरकार का क्या है, सरकार को मतलब ही नहीं। जब आप बजट पढ़ते हो तो बजट में आपने कभी ये पढ़ा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के लोगों का इतना खर्चा जा रहा है, इतनी सैलरी जा रही है। हम तो कंपाइल डाटा पढ़ते हैं, वो डाटा का काम सारों के डाटा का मतलब कितनी सैलरी जा रही है उनको कंपाइल करके हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है जोड़ के। तो क्लासिफाइंग सिमिलर ट्रांजैक्शन समझ गए भाई, सैलरी में कितना पैसा जा रहा है सारा जोड़ के आपको बता दिया।
ये मैंने आपको बता ही दिया था तीनों चीज, फ्लो चार्ट वाली रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करना है हमें, ठीक है। राइटिंग डाउन एवरी ट्रांजेक्शन, क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन क्लासीफाई मैंने आपको समझा दिया कि सैलरीज को ऐड करते हैं। समराइज, प्रिपेयर कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिवील द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैंने आपको बही खाते वाला दिखा दिया। ये फैमिली बजट एनालॉजी ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये देखो, जब आप कंपाइलेशन प्रोसेस करोगे तो सबसे पहले तो रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड आपके पास है उसको, उसके बाद वो डाटा जो कलेक्ट करोगे, ऑडिट डिपार्टमेंट सिस्टमैटिकली गैदर्स अकाउंट्स फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा उस डाटा को ऑर्गेनाइज और क्लासीफाई करोगे। ट्रांजेक्शन आर अरेंज अंडर डिफरेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स हेड्स, हेड्स मतलब जैसे सैलरी एक हेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक हेड हो गया, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट के मान लो कुछ परचेज है, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने क्वांटम कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, सरकार के पैसे से, तो वो है कि क्या क्या उस मिनिस्ट्री में नई नई चीजें आई, ठीक है, तो ये हैं हेड्स, इनको आप हेड्स कहोगे। उसके बाद उन सबको मिला के कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग करोगे। अब मैं आपको बता रहा, ये भी आपने देख लिया, अब डिफरेंस और देख लेते हैं एक बार। अगर अगर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंटिंग, अगर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंटिंग आ गया एग्जाम जैसे, हाँ आप टेबल भी बना सकते हो बिल्कुल, या फिर आप अलग अलग सेक्शन में बना सकते हो, बट टेबल बनाओ तो और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और देखना ना, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस, अब एक कुछ कुछ पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर आपको ध्यान रखना है, उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर देखेंगे। पैरामीटर मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद इस टेबल को फिलअप करेंगे। सबसे पहले तो प्राइमरी एक्शन, सेकंड स्टार्ट्स व्हेन, कब स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेकंड, टाइमिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी एक्शन स्टार्ट्स व्हेन, टाइमिंग, ऑब्जेक्टिव।
अब इसमें एक बार आप ब्रेनस्टॉर्म करके बताओ, प्राइमरी एक्शन हमने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग में, अभी मैंने आपको याद भी करवाया था। हाँ, और बिल्कुल अभी आप अपना सारा का सारा जो है इस पूरी टेबल में सारा का सारा रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। रिकॉर्ड क्लासीफाई, उसके बाद समरी। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी एक्शन हो गया। अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में प्राइमरी एक्शन, हाँ बिल्कुल। एक सबसे पहले एक एक तो मेन चीज लिख लो, उसके बाद वो सारे सारे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे। सबसे पहले तो एक मतलब मेजर जो ब्लॉक आता है ना, बिल्कुल सबसे पहले मतलब वो भी किसी के सब पार्ट है, किसके, जैसे कि एक तो वेरीफाई, वेरीफाई एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन होता है। उसके अलावा हमने क्या क्या पॉइंट करे थे, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक्यूरेसी, डाटा एक्यूरेट हो, ठीक है, ऑथेंटिक हो, उसके अलावा फेयर रिप्रेजेंटेशन, रेगुलरिटी, प्रोपराइटी, प्रोस्पेरिटी नहीं प्रोपराइटी, ठीक है। प्राइमरी एक्शन, अब ये चीज हमको जो भी हमने पढ़ा सब याद हो गया, और ये याद रखनी है सारी टर्म्स, यही टर्म हमको लिख के आनी है डिफरेंस आते ही। अरे ये तो मेन मतलब ये तो मेन ब्लॉक्स हैं, मतलब अगर आप बिल्कुल बोलोगे तो किसी को, नॉर्मल इंसान को बोलोगे तो उसको चारों टर्म बताओगे क्या बोल रहा है। वेरीफाई एग्जामिनेशन किया, जो भी रिपोर्ट है उसका, उसको वेरीफाई किया ठीक है या नहीं, ये तो मेजर ब्लॉक्स हैं, मतलब सब हेडिंग मेनली ये 4 पॉइंट्स। ये तो इसलिए है कि भाई बिल्कुल ब्रॉड टर्म में क्या बोल रहे हैं इन सब चीजों को, ये एक तरीके से वेरिफिकेशन ही तो है। वेरीफाई में क्या क्या आ गया, ओके, एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी। एग्जामिनेशन में क्या आ गया, फेयर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, रेगुलर है, प्रोपराइटी है नहीं है। ठीक है, ये तो मैं मेजर ब्लॉक्स लिखे हैं, मतलब इनके अंदर आता है जो एक ब्रॉड टर्म जिसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी तो किस में आएगी, वेरिफिकेशन में ही, कि भाई एक्यूरेट है या नहीं है। एग्जामिनेशन में फेयर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे कब स्टार्ट होती है, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, बुक कीपिंग कब स्टार्ट होती है, जब बुक कीपिंग खत्म, मतलब याद करो बही खाता दिखाया था जो, जब वो बही खाते की सारी ट्रांजेक्शन हमने देख ली, जब वो ट्रांजेक्शन पूरी हमने देख ली, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। हमारे पास ट्रांजेक्शन ही नहीं रहेंगी तो हम अकाउंट किस चीज का बनाएंगे। तो जब बुक कीपिंग मतलब ये होता है सिर्फ कि भाई आपने किताब में नोट करके लिख लिया, आपने कुछ अकाउंट अकाउंट नहीं बनाया उसके। ठीक है, ऑडिटिंग कब स्टार्ट होती है बताओ, जब अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। हाँ, टाइमिंग पे आएंगे जो आप कह रहे हो ना, वो जब व्हेन अकाउंटिंग एंड्स। मैं इसको थोड़ा सा एक बार छोटा करके लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ठीक है, तो ये आप ही बता रहे हो मुझे, और ये रिवीजन हो रहा है पूरा। टाइमिंग क्या होती है इसकी, अकाउंटिंग, हाँ, डेली या फिर कह सकते हो रेगुलर प्रोसेस। हाँ मतलब नहीं, अकाउंटिंग तो डेली ही होगी भाई। अगर आपने आज का खाता नहीं मेंटेन किया तो फिर आप भूल जाओ, आज का दिन आपकी डायरी से गायब। ठीक है, रेगुलर, ये क्या होता है, पीरियोडिक। क्वार्टरली ईयरली बोलने से सबसे बड़ा बढ़िया वर्ड क्या है, पीरियोडिक होती है, उसमें सब कुछ आ गया पीरियोडिक। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो भाई, मंथली, ईयरली,
हाफ ईयरली वगैरह, ठीक है। हेलो, चलो ठीक है। ऑब्जेक्टिव बताओ। एक तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग करिए किस तरह से, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या मतलब जो आपको मिला इसी की जांच होगी ना, इसी की जांच ऑडिटर करेगा। आपने कुछ फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो वो आपने प्रोवाइड कर दी, ये क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वही वेरीफाई, एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनाइज, ठीक है। चेक्स रिपोर्ट ये भी लिख सकते हो। स्क्रूटिनी, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन किस चीज की करेगा, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करी गई होगी अकाउंटिंग के बाद उसकी, ठीक है। किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, नहीं नहीं, मैं आप इसको ऐसे सोचो, ये बिल्कुल बेस है, इसमें गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करी अभी तक हमने। नॉर्मल कौन, इंटरनल ऑडिट, मैंने आपको बताया था ना कौन करता है भाई, जो बना रहा है वही करेगा अकाउंटिंग की, तो ठीक है। इसके लिए मेनली क्या होती है, इंटरनल ऑडिट होती है। जो डिपार्टमेंट वगैरह जिस भी चीज में है वो अपनी खुद की अकाउंटिंग के लिए इंटरनल ऑडिट करेगा। कोई अंदर का ही बंदा होगा अगर उसको परफॉर्म करनी होगी तो इंटरनल ऑडिट, या फिर कोई इंटरनल पर्सन, मतलब ऑडिट तो है ही नहीं, इंटरनल कह सकते हो आप, इंटरनल डिपार्टमेंट या पीपल जो अंदर के लोग हैं। इसके लिए कौन चाहिए आपको, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑडिटर। एग्जांपल में लिख सकते हो स्कैग, ठीक है। क्या, स्टेट की तो सीएजी करता है। हाँ, ये ट्रेजरी ऑफिसर्स वगैरह है ना, ये जो छोटे लेवल पे देके ऊपर कंपाइल करते हैं डाटा को अलग अलग। अब हमने तो स्टेट की बात करी है, अब जैसे अब आप उसका मतलब समझोगे किसका, ये क्लासीफाइंग का, उन्होंने तो मिनिस्ट्री वाइज डाटा दिया। अब अगर आप स्टेट वाइज डाटा लो सैलरी का, वो तो डिपार्टमेंट के लोग थे ना, मान लो दिल्ली में बैठे हैं वो मिनिस्ट्रीज के, भाई यहाँ का डाटा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो पर्सन है उसकी सैलरी का कंपाइल करके सोचो आप किस तरह से क्लासीफाई की होगी सैलरी के सेक्शन, 20 मतलब 22 जो क्या कह सकते हैं उसको, 22 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सैलरीज के जो हैं कॉलम, उनको जोड़ के फिर डाटा दिया हरियाणा गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया सरकार को। तो कितना लंबा प्रोसेस है ये, हम अब इसको छोटे टर्म्स में समझ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, फाइनल आउटपुट बताओ। देखो बिल्कुल फाइनल आउटपुट में जो ऑब्जेक्टिव था वही फाइनल आउटपुट है, क्या हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट या स्टेटमेंट मिलेगी। पर ऑडिटिंग में क्या होगा, रिपोर्ट की एग्जामिनेशन होगी विद ओपिनियन, ये चीज और ध्यान रखना। अलग से ऑडिटिंग में क्या आता है वर्ड भी ध्यान रखना, अकाउंटिंग करते वक्त आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था उस फ्लो चार्ट में गौर जो पब्लिक है घूम के उसके पास क्या पहुंच रहा है, सिर्फ ओपिनियन पहुंच रहा है, कोई डाटा नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट भी, रिपोर्ट की वेरिफिकेशन वगैरह हर चीज होगी, साथ में ओपिनियन भी होगा कि भाई क्या बताएगा यहाँ यहाँ खर्चा हो रहा है इसको कम करो, और वो ओपिनियन पब्लिक तक पहुंचता है। पब्लिक को फैक्ट और फिगर से मतलब नहीं है, पब्लिक को बस इतना समझा सकता है 500% घोटाला हो गया, 20,000 का घोटाला हो गया, उसके अलावा कहाँ क्या किसने किस चीज में किया
अगर कोई पुल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सोचो आप उसके कितने हेड होंगे खर्चे के, 20 हेड होंगे, कोई सीमेंट, कहीं सरिया, कहीं वर्कर जो दिहाड़ी मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर, वो भी ठेकेदार ठेकेदार से होगा, ठेकेदार उनका रखेगा मजदूरों का, तो बहुत लंबी चेन है ये। उसके अलावा जो जहाँ पे पुल बन रहा है वहाँ मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, उसको कितना पैसा दिया, कंपनसेशन दिया, तो दुनिया जान की चीजें हैं। बट क्या देगा, ऑडिटिंग विद ओपिनियन, रिपोर्ट देगा ऑडिटिंग की, ऑडिट ऑडिट करके अलग रिपोर्ट बनेगी। ये अकाउंटिंग की रिपोर्ट ऑडिटर नहीं देगा, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, अकाउंटिंग का डाटा उसमें ही होगा। उसके बाद अपना कैलकुलेशन, फ्रॉड हुआ है ये कैसे पता चलेगा, जब देखो दो रिपोर्ट हैं, ये चीज और समझ लो बस लास्ट। ऑडिटिंग अकाउंटिंग इनमें रिपोर्ट में कैसे, मान लो अकाउंटिंग की रिपोर्ट है, अकाउंटिंग की रिपोर्ट में जो भी क्या कहते हैं आप उसको, रॉ मटेरियल, इधर भी एक कॉलम है रॉ मटेरियल का, इन्होंने एक्स वाई जेड कुछ भी रॉ मटेरियल के पैसे लगा दिए, ऐसे कर करके इन्होंने बिल बना दिया मान लो 1 करोड़ का, अकाउंटिंग वालों ने, ठीक है। ये रिपोर्ट जब ऑडिटर के पास जाएगी तो वो ये कैसे बताएगा कि भाई एक फ्रॉड हुआ है, वो अपने अपने हिसाब से रॉ मटेरियल मार्केट वैल्यू के हिसाब से अलग से कैलकुलेट करेगा कि भाई तुमने 100 रुपये लगा रखे हैं, आई डोंट केयर। इस सरकार को, हरियाणा सरकार के ऊपर भी डिपेंड है भाई, हिमाचल प्रदेश की सरकार को वहां के ठेकेदार जब सबसे कम से कम 60 रुपए में दे रहे हैं सीमेंट, और हरियाणा में वो सीमेंट 40 में दे रहे हैं, तो अक्रॉस स्टेट्स अलग से होगा कैसे, वहां पे 60 दे रहे हैं तो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो हिमाचल प्रदेश में 60 रुपए लगेगा, पर हरियाणा में 40 लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे लोएस्ट वैल्यू पे कहाँ से आपको अवेलेबल थी सरकार, गवर्नमेंट क्या चाहेगी भाई, कम से कम खर्चा हमारा हो और आउटपुट हो। 40 रुपए में आपको मिल रहा था रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर आप वो वहां से लिया होगा जहां से आप बता रहे हो वो, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो 25 लाख है, ये इसने रॉ मटेरियल का खर्चा निकाला अपनी अपनी हिसाब से कैलकुलेट करके, तभी तो फैक्ट फिगर आते हैं भाई साहब, 54 रुपये आपने खर्च दिया, 4 टाइम्स मनी आपने स्पेंड कर दी। वो जब आई, जब इसने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, ये अकाउंटिंग की रिपोर्ट से कैसे कैलकुलेट करता है, इसके हिसाब से तो 1 करोड़ है, दे दो। उसने अपने हिसाब से कैलकुलेट किए पैसे, भाई मेरे हिसाब से ये पैसे हैं, तुमने 1 करोड़ कैसे दिए। उसके बाद ये फिर सवाल पूछता है ऑडिटर कि भाई बताओ कहाँ पे खर्चा हुआ है, या तो हमें एक्सप्लेन करो, और पूछने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ऑडिटर के पास जो रिपोर्ट जाती है उसमें पहले ही होता है यहाँ से ऐसे 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 लिया। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछो। तो जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग में भी तो रिपोर्ट बनेगी, वो जो रिपोर्ट होगी उसमें आपका खर्चा जोड़ा जाएगा, तब आपको पता चलेगा इनिशियल वैल्यू जो आपने एलोकेट की गई थी, ये तो एलोकेटेड वैल्यू है, और इतने रुपए इसमें लगने चाहिए थे, तो आपने इतने रुपए का करा क्या। ये तो मैंने एक रॉ मटेरियल का कॉलम बनाया, वो सोचो कितने कॉलम होते होंगे, तो काम आसान नहीं है, कितने कॉलम होते होंगे, बनाने वाले कैसे बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, इनके पास कैसे बनने हैं। तो अब आपको ये भी समझ आएगा कि ट्रेजरी, ट्रेजरर, इन सब क्या नीड भी क्यों है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह, फाइनल आउट फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसमें ओपिनियन देगा, ठीक है। तो ये है आपकी डिफरेंसेस, इसमें बताओ आपको कुछ डाउट है, समस्या है तो, ठीक है। रिपोर्ट के आगे ये और लिख लो, ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट है ये, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं, ऑडिटर की खुद की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। ऑडिटिंग अकाउंटिंग में तो आपको चाहे अकाउंट्स पे क्वेश्चन आ जाए तो भी आप, अब ये सारी चीजें जो आपको याद हैं, अकाउंटिंग के लिए भी चीजें आपको याद हैं, ऑडिटिंग के लिए भी याद है, दोनों में डिफरेंस भी याद है, ठीक है। यही हमने समझा। और देख लेता हूँ मैं, कुछ रह तो नहीं गया।
हम्म। बस मेनली हमने कर ही लिया है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं दिखा रहा था ना, वो उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस वो और देख लेते हैं एक बार। सारी चीज़ आपको दे रखे, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, यही सब हमने पढ़ा था। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, हु क्रिएट्स, ऑडिट डिपार्टमेंट, कलेक्ट, अरेंज, प्रिपेयर, एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, फेयर रिप्रेजेंटेशन, रेगुलेटरी, प्रोप्राइटी। ठीक है, डिफरेंस, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, कंटिन्यूस डे टू डे प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब आप इसको बस देखो, ध्यान से समझो। डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन दिस कंटेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन ऑडिटर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, वो जो टेबल हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो टेबल इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। उसके अलावा इंट्रो सबका अलग हो सकता है। इंट्रो में ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सबसे पहले आप मान लो इंट्रो लिखना है, आपको क्या लिखोगे? क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ, आप बताना। ऑडिटिंग कैन नॉट बी डन विदाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अकाउंट, हाँ ये भी सही है। और ये सबसे पहले आपने लिख दिया, अकाउंटिंग इज द ऑडिटिंग इज द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट अकाउंटिंग। सबसे बेस्ट रिलेशन तो आपने यहीं बता दिया कि भाई ऑडिटिंग आप कर ही नहीं सकते बिना अकाउंटिंग के, तो इतना तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, अकाउंटिंग ऑडिट टू डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड फंक्शंस, एसेंशियली फाइनेंशियल डिसिप्लिन, व्हाइल अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। वही ऑफिशियल ऑफिशियल जो हमने क्या कहते हैं, ऑफिशियल जो टेक्स्ट है उसमें भी तो यही था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। उस आपने लिख दिया इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है, जिसमें मेनली ऑडिट वो अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करती है, वाइल जो आपकी ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग क्या करती है, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन। और उसमें भी सब पार्ट लिखने हो तो आपको सारे याद ही, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, रेगुलेटरी, प्रोप्राइटी। ठीक है, उसके अलावा फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो अलग अलग तो हैं बट इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग इज सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ दो स्टेटमेंट। ऑडिटर यूजेस these accounts as a base to perform their function as a crucial instrument of financial control on behalf of proprietor। और प्रोप्राइटर कौन है? पब्लिक, क्योंकि उसी के तो टैक्स के पैसे यूज हो रहे हैं, जो आपको फ्लो चार्ट बताया था। कोर फंक्शन हमने देख लिया, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं, एग्जामिन और वेरीफाई करते हैं रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डाटा को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन, सर्टिफाइड ट्रूथ, फेयरनेस, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, वही सारी टर्म्स है जो आपने याद कर चुके हो पूरी टेबल। ठीक है, ऑडिटर कैसे, एजेंट टू प्रोप्राइटर, समझे क्या कह रहा हूं? एजेंट टू प्रोप्राइटर, एजेंट टू पब्लिक। अब आपको वापस फ्लो चार्ट याद आ जाएगा कि कैग किस, पार्लियामेंट किसके लिए काम कर रहा है? पब्लिक के लिए। ठीक है, कैग भी पब्लिक के लिए काम कर रहा है, तो मेन प्रोप्राइटर पब्लिक है, तो किसका एजेंट है? कैग, पब्लिक का। तभी तो कहा जाता है कि कैग इज द क्या कहते हैं, कैग इज, हाँ, कैग इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, इसी वजह से है क्योंकि पब्लिक के पैसे यूज हो रहे हैं। तो एजेंट किसका है? प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर कौन है? पब्लिक, क्योंकि वही टैक्स के पैसे दे रही है। प्रोप्राइटर पब्लिक क्यों है? सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोप्राइटर पब्लिक है जब आप गवर्नमेंट की बात करते हो। बाकी अगर किसी नॉर्मल शॉप की बात करोगे तो उसमें प्रोप्राइटर पब्लिक नहीं है। उसमें तो जो जिस पर्सन की शॉप है वही पैसे लगा रहा है अपने, वही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, डेटरेंस अगेंस्ट मिसयूज, कोई भी एक्स्ट्रा वेजेंस होती है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है, या फिर कोई जो डाटा है उसको फेयरली नहीं लिया जाता, या फिर जो आपके पास फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक्यूरेसी का इशू है, आपने रिपोर्ट में ही गड़बड़ी कर दी, डाटा मतलब आपके पास था तो 60 रुपये का ही, आपने उसमें मेंशन कर दिया 80 रुपये का, तो ये केयरलेसनेस है। एक्स्ट्रा वेजेंस क्या है? एक्स्ट्रा खर्चा आपने कितना किया, जो कम में हो सकता था वो आपने ज़्यादा में किया। ठीक है, फ्रॉड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, ऑडिटर इंश्योर दैट अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। जो हमने 4 कंपोनेंट देखे थे वही है। फेयर रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ऑडिट का, कि आपने जो डाटा दिया फेयर है नहीं। एनफोर्सिंग रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी, तो मतलब अगर आपको लिखना है ऑडिटर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो 4 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रहेंगे जो मैंने याद करवाए थे। फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो वो डाटा की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, उसकी एक्यूरेसी चेक करेगा, फेयर रिप्रेजेंटेशन चेक करेगा, और रेगुलेटरी रेगुलर है या नहीं, या प्रोप्राइटर है या नहीं। उसके अलावा केयरलेसनेस करी गई है डाटा में, नहीं करी गई, या फिर जो
एक्स्ट्रा वेजेंस, एक्स्ट्रा खर्चा है वो किया गया है नहीं किया गया, और जो ऑडिटर है वो ऑडिटर एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी भी काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा एसेंस अकाउंटिंग क्रिएट्स अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड व्हाइल ऑडिटिंग स्क्रूटिनाइजेस। देखो अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाती है, ऑडिटिंग उसको स्क्रूटिनाइज करती है। ये क्या क्या लाइन है, ये फाइनल आउटपुट। कंक्लूजन में हमने फाइनल आउटपुट को लिखा है कि भाई फाइनल आउटपुट क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट अकाउंटिंग के द्वारा आती है, पर स्क्रूटिनाइजिंग का काम कौन करता है, ऑडिटर। ऑडिटिंग से होती है स्क्रूटिनाइज रिपोर्ट। ठीक है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द ऑडिटर्स रोल ट्रांसीड्स मियर नंबर चेकिंग इट्स फंडामेंटल पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस दैट प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू द पब्लिक एंड लेजिस्लेचर। तो पब्लिक, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, पब्लिक और कैग, जो तीनों चीज है उसको भी आप कह सकते हो कि भाई पीपल आर द प्रोप्राइटर्स, बट पीपल सेंड रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट एंड दैट ensures that CAG is working properly. After that, after the reporting, CAG gives the opinion with report that again comes to the public for क्या कह सकते हैं, फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो पूरा चक्कर घूम के वापस पब्लिक के पास आ जाता है। ठीक है, तो ये है मेन पहला क्वेश्चन। दूसरा है एक्सप्लेन द टर्म कंपाइलेशन ऑडिट एज दे रिक्रिएट फंक्शन। ये आपको एक बार ट्राई भी करना है घर से, और इसको आप रीड भी करके आओगे। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास से मैं मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको देना होगा उसके आंसर अटैच नहीं करेंगे, उसके आंसर अगले में देंगे ताकि आप उसको लिख सको, कुछ सोच सको। ठीक है, तो बस यही था। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। किसी का कोई स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, हेलो।